हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन में जीएसटी फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 एग्जामिनेशंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है किस पर, वो होगा चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉम्पोजिशन लेवी। तो आज का सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा चल जाए, 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोग कंप्लीट करने की इसको कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा लंबा चला जाए, कोशिश करेंगे कि लंबा ना हो, लेकिन अगर हो गया तो कोई बात नहीं। हम लोग यहां पर डिस्कशन अपना करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी और कॉम्पोजिशन लेवी के ऊपर, ठीक है। चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉम्पोजिशन लेवी। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। सो दिस इज मी, माय नेम इज निशांत कुमार। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। आई एम अ को-फाउंडर ऑफ एकाग्रता एजुसर्व्स। आई एम द ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स। नवंबर 2023 के लिए मेरी इनकम टैक्स की बुक और जीएसटी की बुक्स आ चुकी हैं। आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि ये आपकी टैक्स की बुक कब आएगी, टैक्स की बुक कब आएगी। तो इनकम टैक्स की और जीएसटी की बुक्स आर फाइनली आउट। दीज आर अवेलेबल ऑन Amazon एंड ऑल। लेकिन आप लोगों के लिए सिंपल है, आप सिंपली मेरी वेबसाइट पर जाओगे www.kumarnishant.com और वहां पर आप बाय बुक्स के अंदर, बाय टैक्स बुक में जब जाओगे तो आपको वहां पर अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको Amazon से लेना है, फ्लिपकार्ट से लेना है, स्कैनर अड्डा से लेना है, कहां से लेना है, तो वो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। तो फिर आप लोग वहां से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, मतलब टेक्स्ट भी है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। I've taught thousands of students in the last 7 years. I've been an educator at an academy. Formerly, this is my Instagram handle, CA Nishant Kumar. तो इस पर जब आप लोग जाओगे तो आपको वहां पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। काफी अच्छा कंटेंट रहता है। तो I teach mathematics to CA foundation students and taxation to CA intermediate students. ये मेरा शेड्यूल है। तो रोज रात को 9 बजे एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर मंडे टू संडे मेरी क्लास चलती है रात को 9 बजे। ये आपका फास्ट ट्रैक टैक्सेशन होता है जिसमें हम लोग जीएसटी कर रहे हैं। मई 2024 के लिए एकाग्रता की ऐप पर मेरा सेशन चलता है सुबह 10:15 बजे, जहां पर मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूं 1.5 आवर्स के लिए, और दोपहर को 3 बजे जहां पर मैं जीएसटी पढ़ाता हूं 1.5 आवर्स के लिए। ये क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे चलती हैं। इसके लिए अगर ये मई 24 वाला कोई स्टूडेंट है यहां पर, तो आप लोग इसके लिए एकाग्रता ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और अभी आप लोगों को मिल रहा है फ्लैट 40% का डिस्काउंट, ठीक है। तो जो भी हमारे कैटलॉग प्राइसेस हैं उन पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये सिंगल ग्रुप के लिए लेना चाहते हो, आप बोथ ग्रुप्स के लिए लेना चाहते हो, या इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स परचेस करना चाहते हो, वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। दिस इज फॉर मई 2024। 40% डिस्काउंट आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। जितने भी सेशंस हम लोगों के हुए हैं फास्ट ट्रैक जीएसटी के, उस सब की प्लेलिस्ट और नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए ये मेरी टैक्स की बुक्स हैं, ये जीएसटी की है और ये इनकम टैक्स की है। दोनों में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए। अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे तो वाकई आप लोगों की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। इसमें थ्योरी, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। एंड दिस इज इंक्लूडिंग द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं जो कि नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल है, वो यहां पर सब मैंने बोल्ड से लिखा हुआ है, ठीक है। तो फुल्ली बोल्ड से जो भी लिखा हुआ है वो आप लोगों का नवंबर 23 का अमेंडमेंट्स है, जो मैं यहां पर फास्ट ट्रैक में भी कवर करवाता हुआ चलूंगा, राइट। मई 2024 के लिए ये वाले सेशंस रेलेवेंट नहीं है, तो मई 24 वाले स्टूडेंट्स प्लीज आप इस वाले सेशंस को मत देखिएगा। चलो सर, शुरू कर रहे हैं हम अपना डिस्कशन ऑन चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। चार्ज ऑफ जीएसटी तो जो भी है बस आपके सामने ही है। यहां पर नोट्स आप लोगों के पास अपलोडेड है, नोट्स आप लोगों को मिल गए होंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट इज बेसिकली द बेसिस फॉर चार्जिंग एनी टैक्स, कि किस चीज पर क्या होने पर आप टैक्स लगा रहे हो, उसको टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। तो जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट होता है वो होता है सप्लाई, कि अगर सप्लाई हो गई तो जीएसटी लग जाएगा। इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, या यूटीजीएसटी लगता है, एंड इंटर स्टेट सप्लाईज के ऊपर आईजीएसटी लगता है, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई हम कब कहते हैं? व्हेन द सप्लायर्स लोकेशन, यानी सप्लायर की लोकेशन एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो तब तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट्स में है, या अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है, या उनमें से कोई किसी एक स्टेट में है, कोई दूसरी यूनियन टेरिटरी में है वगैरह, तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है, ठीक है। सीजीएसटी एक्ट का एक्सटेंट क्या है? तो सीजीएसटी एक्ट बेसिकली पूरे के पूरे इंडिया को कवर करता है। इंडिया में टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एयर स्पेस वगैरह सब कुछ आ जाता है।
स्टेट एक्ट का क्या एक्सटेंट होता है? तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी ऐसी हैं जिनके अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। ठीक है, इनके अपने खुद के स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। तो हर स्टेट का एक स्टेट जीएसटी एक्ट है, और ये जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि इनके अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, इनके अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स का मतलब इनकी अपनी सरकारें हैं। ठीक है, दिल्ली की अपनी एक सरकार है, जम्मू एंड कश्मीर की अपनी सरकार है, पुडुचेरी की अपनी सरकार है। तो अगर इनके पास अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, यानी इनकी अपनी खुद की सरकार है, तो फिर इनके पास भी अपने खुद के जीएसटी एक्ट्स हैं। तो हमारे पास टोटल कितने जीएसटी एक्ट्स हो गए? हमारे पास टोटल 31 स्टेट जीएसटी एक्ट्स हो गए। 28 स्टेट्स हैं, उन सबके 28 जीएसटी एक्ट्स, और 8 में से जो 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उन वो 3, तो 28 प्लस 3 हो गया 31। तो हमारे पास टोटल 31 स्टेट जीएसटी एक्ट्स हैं। ठीक है, और हर स्टेट जीएसटी एक्ट अपने स्टेट तक ही सीमित होता है। तो ईच स्टेट and union territory with a separate state legislature has its own SGST Act. The SGST Act of a state or a union territory extends to that entire region, including union territories with legislatures. बची हुई 5 यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उन 5 यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटीजीएसटी एक्ट बनाया गया है। ठीक है, जो बची हुई 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, उन 5 यूनियन टेरिटरीज को कवर करने के लिए ये यूटीजीएसटी एक्ट यहां पर बनाया हुआ है। राइट, तो यूटीजीएसटी एक्ट का स्कोप क्या हो गया? वही जो बची हुई 5 स्टेट्स हैं उनका। ठीक है, तो यूटीजीएसटी एक्ट वाला तो कोई पंगा ही नहीं है, जो बची हुई 5 स्टेट्स हैं वहां तक इसका एक्सटेंट होता है। आईजीएसटी एक्ट बताता है कि कब हम किस सप्लाई को इंटर स्टेट बोलेंगे और कब हम किस सप्लाई को इंट्रा स्टेट बोलेंगे। It deals with the levy of tax on interstate supplies of goods or services excluding alcoholic liquor for human consumption. तो interstate supply of goods और services पे कैसे जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी एक्ट बताता है, लेकिन इसमें भी alcoholic liquor for human consumption नहीं आता है। एक्चुअली alcoholic liquor for human consumption जो होता है वो जीएसटी के स्कोप से बाहर है। अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट में एक सेक्शन 9 है, सीजीएसटी एक्ट में एक सेक्शन 9 है, और इसी की कॉपी आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर 5 है। हम लोग यहां पर अभी सेक्शन 9 पढ़ने जा रहे हैं। राइट, तो अब इसके अंदर 5 सब सेक्शंस हैं, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). तो अब मैं आपको पूरा का पूरा सेक्शन नहीं पढ़वा रहा हूं, वो तो हम लोग रेगुलर क्लासेस में करते ही हैं। अभी क्योंकि फास्ट ट्रैक है तो मैं आपको सीधा इनके जो पॉइंट्स हैं, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को यहां पर सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो, सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट lays down provisions for the levy and collection of GST. ठीक है, तो लेवी या कलेक्शन ऑफ जीएसटी को के प्रोविजंस को ले डाउन करते हैं। सेक्शन 9(1) क्या कहता है? सेक्शन 9(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट लेवीज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो सेक्शन 9(1) क्या कह रहा है? 9(1) कह रहा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा सभी इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर सीजीएसटी लगेगा। ठीक है, अब CGST is charged on the value of supplies determined under section 15 and rates not exceeding 20% as notified by the government on the GST Council's recommendations. तो यहां पर क्या बोला हुआ है आप लोग देख सकते हो, जो आपके रेगुलर नोट्स हैं, जो आपकी रेगुलर बुक है, यहां पर मैंने उन्हीं चीजों को समराइज करके दिया हुआ है। ठीक है, बाकी रेगुलर नोट्स में या रेगुलर मेरी जो ये बुक्स भी हैं, इनमें सारी चीजें डिटेल में दी हुई हैं। ये वाले जो नोट्स हैं मैंने इनको यहां पर बहुत समराइज और शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहां पर इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहां पर ये तो चीजें आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे, यहां पर ये वाली चीजें तो आप लोगों को पढ़नी है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल तभी होंगे अगर आप बुक में दिए हुए बहुत सारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो देखो, द टैक्स इज कलेक्टेड एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, यहां पर ये बोला गया कि जीएसटी लगता किस पे? जीएसटी वैल्यू पर लगता है। वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है? वैल्यू सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली डिटरमिन की जाती है। किस रेट पर जीएसटी लगता है? रेट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि किस सप्लाई पर कौन सा रेट लगना है, और ये जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ये जीएसटी की काउंसिल के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही नोटिफाई करती है। ठीक है, आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर 28% भी जीएसटी का रेट हम लोगों ने सुना था। हाँ, यहां पर सिर्फ सीजीएसटी के बारे में बात हो रही है, तो सीजीएसटी 20% से ज्यादा नहीं जा सकता। अगर सीजीएसटी 20% हुआ तो एसजीएसटी भी 20% होगा और टोटल रेट 40% हो जाएगा। अभी जो आप 28% सुन रहे हो वो पूरे जीएसटी का रेट होता है 28%, उसमें 14% इज सीजीएसटी एंड 14% इज एसजीएसटी।
ठीक है, तो उसमें 14 करके इस तरह से होता है। तो 28% इज नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन टू द लॉ, 28% इज एक्चुअली कंप्लीटली विद इन द लॉ, क्योंकि उसमें जीएसटी, उसमें जो सीजीएसटी का पोर्शन है दैट इज ओनली 14%, विच इज नॉट एक्सीडिंग 20%। थर्ड पॉइंट है, द टैक्स is collected and paid by the taxable person, which includes those registered under section 22 or section 24 of the CGST Act 2017। ठीक है, तो registered persons को टैक्स पे करना पड़ता है। registered persons कौन होते हैं? जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होता है as per section 22 और section 24 of the CGST Act 2017। ये तो हो गया सेक्शन 9(1). सेक्शन 9(2) के बारे में आ जाओ। सेक्शन 9(2) imposes central tax का मतलब CGST on supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, petrol, natural gas and aviation turbine fuel effective from a date notified by the government on the GST Council's recommendations। तो सेक्शन 9(2) ने बड़ा सिंपल से कहा है, सेक्शन 9(2) ने कहा है कि देखो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल और गैस। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो 3 हो गए रोड पे चलने वाले। एक हवा में चलने वाला क्या हो गया? एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और हम लोगों ने कहा था कि जहाज जो चलता है उसको मान लो कि वो पेट्रोलियम क्रूड से चलता है, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। तो ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इन पर जीएसटी लगेगा, लेकिन किसी एक फ्यूचर डेट से लगेगा। आज नहीं लगता है, किसी फ्यूचर डेट से लगेगा, और वो फ्यूचर डेट सरकार नोटिफाई करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये हो गया सेक्शन 9(2). सेक्शन 9(3) क्या कह रहा है? सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) जो है वो रिवर्स चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिवर्स चार्ज होता क्या है? रिवर्स चार्ज बेसिकली ये होता है कि जब भी आप किसी को सामान बेचते हो, जब भी आप किसी को सामान बेचते हो, यानी आप सप्लायर हो, ठीक है, जब भी आप किसी को सामान बेचते हो, सपोज मैं हूं ये, ठीक है, मैंने आप में से किसी एक को सामान बेचा, सपोज मैंने पूजा को सामान बेचा, सपोज मैंने पूजा को गुड्स बेचे, ठीक है, गुड्स की वैल्यू थी सपोज 100 रुपीज, मैंने पूजा से जीएसटी कलेक्ट किया सपोज 18 रुपीज, टोटल 118 रुपीज मैंने पूजा से लिए। ये जो 18 रुपीज हैं इनको मैं सरकार के पास जमा करवा दूंगा, इन 18 रुपयों को मैं सरकार के पास जमा करवा दूंगा। इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मल चार्ज, इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मल चार्ज या फिर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर मान लो जीएसटी 18 रुपए का जीएसटी जमा, अभी यहां पर 18 रुपए का जीएसटी जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है, मैं सप्लायर हूं, ठीक है, और पूजा क्या है? पूजा है रेसिपिएंट। पूजा क्या है? पूजा रेसिपिएंट है, मैं सप्लायर हूं। अभी इस केस में यानी नॉर्मल चार्ज में या फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की होती है। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है? जीएसटी जमा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रेसिपिएंट की हो जाती है, यानी वो पूजा की हो जाती है। तो ये जो सेक्शंस 9(3) और 9(4) है, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 9 subsection 3 allows the government based on the GST Council recommendations to specify categories of supply of goods or services for which tax must be paid on a reverse charge basis by the recipient। तो सेक्शन 9(3) कह रहा है कि सरकार जो है अगर चाहे तो जीएसटी की काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पर यह नोटिफाई कर देती है, कर सकती है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। मैं फिर से बता रहा हूं, सेक्शन 9(3) कह रहा है कि सरकार के पास पावर है कि वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बता सकती है कि इन गुड्स या इन सर्विसेज की सप्लाई पर जो जीएसटी लगेगा वो रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। तो द रेसिपिएंट इज ट्रीटेड एज अ पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स। सेक्शन 9(4) क्या कह रहा है? Section 9(4) empowers the government with the GST Council recommendations to specify a class of registered persons who must pay tax on reverse charge basis for specified categories of goods or services received from unregistered suppliers. Again, the recipient is treated as a taxpayer. तो सेक्शन 9(4) क्या कह रहे हैं? सेक्शन 9(4) कह रहा है कि सरकार के पास पावर है कि वो किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस को नोटिफाई कर सकती है कि भाई अगर तुम लोग अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल खरीदोगे तो तुम्हें रिवर्स चार्ज में जीएसटी खुद ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 9(3) क्या बता रहा है? 9(3) कह रहा है कि ये गुड्स या सर्विसेज है, इनको अगर आपने सप्लाई किया तो जीएसटी रेसिपिएंट पे करेगा रिवर्स चार्ज में। सेक्शन 9(4) क्या कह रहा है कि तुम रजिस्टर्ड पर्संस हो, अगर तुम लोगों ने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ये स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज परचेज की तो तुम ही लोगों को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा।
बेसिकली 9.3 स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, 9.4 स्पेसिफिक पर्संस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स से स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या था कि नॉर्मली सप्लायर्स आर लायबल टू पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, बट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट्स आर लायबल। Recipients must fulfill compliance requirements such as registration, tax deposit, and return filing. Various goods and services are taxable under reverse charge, including cashew nuts, tobacco leaves, and certain transportation services, among others. तो जो ये जो goods हैं वो reverse charge में ये टाइप के goods mentioned है, ये आपके syllabus में नहीं है। There's a notification number 13 by 2017, which has notified some categories of supply of services wherein whole of the tax shall be paid by recipient under reverse charge basis. तो सेक्शन 9.3 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया जाएगा जिनके सप्लाई पर रेसिपिएंट को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो वो यहां पर अब हम लोग गुड्स के बारे में बात कर ली, ये काजू बादाम पिस्ता वगैरह, और अब हम लोग यहां पर सर्विस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहली जो सर्विस है वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। देखो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का तो ये वाला चार्ट है, राइट। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर किसी एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सर्विस सप्लाई कर रहा है, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तब तो 12% के रेट से फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करे। अगर इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है तो 5% के रेट से जीएसटी लगेगा जो कि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट पे करेगा। यहां पर भी अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया था, मई 23 के लिए वो अमेंडमेंट था, नवंबर 23 के लिए भी डेफिनेटली एप्लीकेबल है कि अगर ऐसे में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर सकता है। मतलब अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को आपने सर्विसेज दी हैं तो रजिस्टर्ड जीटीए एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू पे द टैक्स इटसेल्फ। मतलब दोनों ऑप्शन है कि क्या जीटीए खुद टैक्स पे करना चाह रहा है। अगर 12% के रेट से टैक्स पे करेगा तो जीटीए को टैक्स पे करना पड़ेगा और उसको आईटीसी मिल जाएगा। अगर 5% के रेट से करेगा तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे द टैक्स इटसेल्फ तो फिर जो जीएसटी है वो 5% की रेट से लगेगा, रिवर्स चार्ज पर लगेगा और रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के अलावा अगर किसी और को जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड की तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, रेसिपिएंट किसको बोलेंगे? अच्छा, यहां पर मैंने आप लोगों को रेगुलर क्लासेस में एक मंत्र याद करवाया था कि जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको एक मंत्र याद करवाया था क्योंकि आगे चलकर कुछ कुछ सर्विसेज में कंफ्यूजन आ सकता है या कुछ कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आ सकता है। तो यहां पर मैंने क्या मंत्र रटवाया था आप लोगों को कि जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट कहलाता है। 108 बार की मैंने ये माला रटवाई थी आप लोगों को कि जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है। दिस इज वेरी कॉमन सेंस। ठीक है, आप दुकान से एक चिप्स का पैकेट अगर खरीदने जाओगे तो पैसा तो आपको चिप्स मिल रहा है ना, तो यू आर द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स ना, और पैसा कौन दे रहा है? आप ही पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी कॉमन सेंसिकल, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज व्हाट यू ऑल अंडरस्टैंड ऑलरेडी कि अगर आप मार्केट से एक चिप्स का पैकेट खरीदने जाओगे तो सप्लायर कौन है? दुकानदार जो आपको चिप्स का पैकेट दे रहा है। रेसिपिएंट कौन है? आप, जो चिप्स का पैकेट आपके पास आ रहा है। और पैसा कौन देगा? आप ही तो पैसा दोगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है। ठीक है, तो यहां पर जीटीए के केस में कौन रेसिपिएंट है? वो बंदा जो कि फ्रेट देगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड्स कैरेज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, जो भी फ्रेट भाड़ा जो भी देगा वो बंदा रेसिपिएंट होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो भी बंदा भाड़ा देगा वो बंदा रेसिपिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में इट्स वेरी सिंपल, रेसिपिएंट कौन होगा? जो बंदा भाड़ा देगा वो रेसिपिएंट कहलाएगा। एक बार यहां पर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो, Goods Transport Agency provides transportation services of goods. GTA services can be taxed either at 5% or 12% depending on whether the GTA has availed input tax credit on goods or services used for transportation. If the GTA doesn't claim ITC, the recipient pays GST at 5% under reverse charge unless the GTA chooses to pay tax under forward charge. ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपको पता है तो फिर आपको बस एक एक लाइन पढ़ के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि अगर जीटीए को वो नहीं लेना है, अगर जीटीए को आईटीसी नहीं लेना है तो रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में पे करेगा, लेकिन अगर जीटीए चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज में भी पे कर सकता है। तो दिस लाइन, इस लाइन का वही मतलब है कि इफ जीटीए डजंट क्लेम आईटीसी
If GTA doesn't claim ITC, the recipient pays GST at 5% under forward charge, under reverse charge, unless the GTA chooses to pay tax under forward charge. नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स फॉर जीटीए सर्विसेज इंक्लूड, कौन कौन से ये स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स या स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स होते कौन है? ये हैं फैक्ट्रीज, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्टर्ड पर्संस, बॉडी कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्संस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो ये सारे होते हैं, और भी कुछ कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाएगा। Recipients registered solely for tax reduction at source are exempt from reverse charge on GTA services। ठीक है, तो ये अगर कोई रेसिपिएंट सिर्फ टीडीएस काटने के लिए जीएसटी में रजिस्टर हुआ है तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, decide which person is liable to pay GST in the following case where the recipient is located in the taxable territory। ठीक है, रेसिपिएंट जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में, आपको बताना है कि जीएसटी कौन पे करेगा। इग्नोर द एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्जेम्पशन अवेलेबल। सेफ ट्रांस, अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ कपिल एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अब यहां पर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब देखो यहां पर आपको दोनों तरीके से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है कि ये आईटीसी क्लेम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? तो अब आपको दोनों तरीके से अपना आंसर यहां पर देना होगा। तो कैसे आप आंसर लिखोगे? एज पर एंट्री 1 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू एनी पार्टनरशिप फर्म whether registered or not under any law shall be liable to be taxed under reverse charge mechanism and the recipient of service shall be liable to pay GST। ठीक है, तो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी पार्टनरशिप फर्म को जीएसटी वो सप्लाई कर रहा है तो पार्टनरशिप फर्म को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना होगा। Thus, couple and company shall be liable to pay GST under reverse charge mechanism. However, GTA can exercise the option to pay tax under forward charge mechanism. In such a case, GTA has to take registration under the CGST Act 2017 and has to issue a tax invoice to the recipient charging GST at the rate of 5% and has to make a declaration of paying tax under forward charge mechanism on such invoice issued by him. Besides, if the GST is paid at 12% by GTA, Goods Transport Agency is liable to pay tax under forward charge mechanism। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर आ जा रही है। डन, राइट? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस करने तो फिर आप आराम से कर सकते हो, ये बुक में बहुत सारे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर्विस जो है वो है लीगल सर्विसेज। अब लीगल सर्विसेज में क्या है, तो जब भी आप किसी लॉयर से लीगल सर्विसेज लेते हो तो जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, इवन दो यू आर द रेसिपिएंट, क्योंकि आप ही पैसा दे रहे हो, लॉयर को आप कंसल्टेंसी फी आप दोगे, तो भी जीएसटी आपको पे करना होगा रिवर्स चार्ज में। तो लीगल सर्विसेज एनकम्पस, ये चल क्यों नहीं रहा भाई? हाँ, अब चलने लग गया। लीगल सर्विसेज एनकम्पस एनी सर्विस रिलेटेड टू एनी एडवाइस, लीगल सर्विसेज encompass any service related to any advice, consultancy or assistance in any field of law, including representation before courts, tribunals or authorities। सर्विस सप्लायर कौन होगा? तो इंडिविजुअल एडवोकेट्स होंगे, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स भी आएंगे। Individual advocates are independent lawyers who offer legal services to clients. Senior advocates are distinguished lawyers recognized for their expertise in specific legal areas। या फिर फर्म्स ऑफ एडवोकेट्स होगा, तो लॉ फर्म्स कौन होती हैं? बिजनेस एंटिटीज होती हैं जिनमें मल्टीपल लॉयर्स होते हैं जो कोलैबोरेट करते हैं और लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं इन वेरियस एरियाज ऑफ लॉ। सर्विस रेसिपिएंट कौन होगा? बिजनेस एंटिटीज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी एक लॉयर के पास जाकर लीगल कंसल्टेंसी लेता हूं और मैं उसको फीस देता हूं तो क्या मेरे ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट अ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, आई एम एन इंडिविजुअल, राइट? लेकिन अगर सीए निशांत कुमार की कैपेसिटी से जाकर मैं सर्विस लेता हूं तो क्या जीएसटी लगेगा? हां, क्योंकि सीए निशांत कुमार इज अ जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। ठीक है, निशांत कुमार, मान लो किसी ने मेरे ऊपर कोई केस कर दिया और मैं लॉयर के पास जाकर वो कहता हूं कि अरे यार देख लो यार वो ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। लेकिन अगर सीए निशांत कुमार, मान लो किसी ने सीए निशांत कुमार के ऊपर केस कर दिया कि सीए निशांत कुमार हमारा पैसा खा गया या कुछ भी हो गया, और फिर मैं लॉयर के पास जाता हूं तो फिर मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। ठीक,
Determination of service recipient. If a business entity in the taxable territory is a litigant, applicant or a petitioner in a legal matter, it is considered the recipient of legal services. Implication of GST क्या होता है? When individual advocates, including senior advocates or law firms, provide legal services to business entity located in the taxable territory, GST is paid by the business entity under reverse charge mechanism. तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में करना पड़ेगा. नोट, limited liability partnerships formed and registered under the Limited Liability Partnership Act 2008 are treated as either a partnership firm or a firm for the purpose of this provision. Right? आओ क्वेश्चन देखते हैं. तो legal fees is received by Sushrut, an advocate from Messrs. Tattva Trading Company, engaged in making taxable supplies and located in Maharashtra, having turnover of 50 lakh rupees in the preceding financial year. Who is the person liable to pay tax in this case? ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा? देखो, लीगल फी किसको मिली है? लीगल फी मिली है सुश्रुत को. लीगल फी मिली है सुश्रुत को. तो लीगल फी दी किसने है? तत्व ट्रेडिंग कंपनी ने दी है. और तत्व ट्रेडिंग कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन हो गया. ठीक है, तो पैसा दे कौन रहा है? पैसा तो तत्व ट्रेडिंग कंपनी दे रहा है. किसको दे रहा है? सुश्रुत को दे रहा है. किसको दे रहा है से मतलब ही नहीं है. जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है. जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है. मेसर्स तत्व एंड कंपनी ने पैसा दिया तो मेसर्स तत्व एंड कंपनी रेसिपिएंट है और जीएसटी मेसर्स तत्व एंड कंपनी को देना पड़ेगा. तत्व ट्रेडिंग कंपनी को देना पड़ेगा. यहां पर कई सारे लोगों के मन में आया होगा सर सुश्रुत देगा जीएसटी रिवर्स चार्ज में. क्यों? क्योंकि यहां पर रिसीव्ड बाय सुश्रुत आया है. यहां पर रिसीव्ड बाय सुश्रुत आया है. ठीक है, लेकिन क्या रिसीव हुआ है ये तो देख लो. लीगल फी रिसीव हुई है. ठीक है, लीगल फी रिसीव हुई है, पैसा रिसीव हुआ है. तो सुश्रुत कौन है? सुश्रुत तो एक एडवोकेट है. उसको पैसा मिला है. उसको पैसा मिला है तो जिसने पैसा दिया है वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है ना. जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है. तो तत्व ट्रेडिंग कंपनी ने पैसा दिया है तो तत्व ट्रेडिंग कंपनी रेसिपिएंट है. तो जीएसटी कौन पे करेगा? तत्व ट्रेडिंग कंपनी. ठीक. नेक्स्ट आपके पास आता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बेसिकली कोर्ट के अलावा कुछ ऐसे लोगों की कमेटी होती है जो आपके झगड़ों को सुलटाती है और उनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो कोर्ट्स में वैलिड माने जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे केस में भी अगर आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से जाकर सर्विस लेते हो तो फिर आप ही को जीएसटी पे करना होता है. बाकी ये सारी चीजें आप अपने आप से पढ़ सकते हो. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज. तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि सपोज मुझे कोई एक बहुत बड़ा सा गेम शो ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है, मुझे एक गेम शो ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए मेरे को चाहिए पैसे. राइट, अब मैं आपके पास आया, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपने मेरे को पैसे दे दिए और आपने कहा कि सर बदले में ना आप अपने गेम शो के स्टेडियम में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो कर देना. ठीक है, एडवर्टीजमेंट कर देना. जैसे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि आईपीएल को कभी बायजूस ने स्पॉन्सर किया है, कभी अनअकैडमी ने स्पॉन्सर किया है. ठीक है, तो जो आईपीएल का ग्राउंड है, जो आईपीएल का स्टेडियम है, ठीक है, तो वहां पर अनअकैडमी और बायजूस ने उनको पैसे दिए हैं. किसको पैसे दिए? आईपीएल वालों को पैसे दिए हैं. ठीक है, अब पैसे देने वाला कौन होता है? पैसे देने वाला रेसिपिएंट होता है. तो यहां पर रेसिपिएंट कौन हो गया? रेसिपिएंट यहां पर अनअकैडमी और बायजूस हो गया. तो जीएसटी कौन पे करेगा? अनअकैडमी या बायजूस. हम हिंदी में इसको गलत बोलते हैं. हम हिंदी में इसको बोलते हैं ना कि इसने इसको स्पॉन्सर कर दिया. तो हमें ऐसा लगता है कि अनअकैडमी की वजह से आईपीएल हुआ या बायजूस की वजह से आईपीएल हुआ. ठीक है, हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि अनअकैडमी ने, अच्छा इस बार तो आईपीएल अनअकैडमी ने स्पॉन्सर किया है, इस बार तो आईपीएल बायजूस ने स्पॉन्सर किया है. ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये कहते हैं कि इन्होंने स्पॉन्सर किया है. तो ऐसे में हम लोगों को लगता है कि अच्छा आईपीएल इज द सर्विस रेसिपिएंट, वेयरएज द केस इज कंप्लीटली डिफरेंट. अनअकैडमी या बायजूस अगर आईपीएल वालों को पैसे दे रहे हैं तो आईपीएल वाले उसके बदले में अपने पूरे स्टेडियम में अनअकैडमी के या बायजूस के एडवर्टीजमेंट्स रन करवा रहे हैं. राइट, तो अनअकैडमी या बायजूस को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज मिल रही हैं, उसके बदले ये लोग पैसे दे रहे हैं. तो पैसे दे रहे हैं तो रेसिपिएंट यही होंगे, जीएसटी इन्हें पे करना होगा. डन. आगे आ जाओ, देखो. Decide which person is liable to pay GST in the following case where recipient is located in the taxable territory. Ignore the aggregate turnover and exemption available. Mr. Raghu provided sponsorship services to We Win Cricket Academy and LLP. Mr. Raghu ने sponsorship services provide की. ठीक है, मिस्टर रघु ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की. मतलब क्या हो गया? सर्विस रिसीव किसने की? वी विन क्रिकेट एकेडमी ने सर्विस रिसीव की. तो जीएसटी कौन पे करेगा? वी विन क्रिकेट एकेडमी एलएलपी जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज. ठीक. सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज सप्लाई करती है उस पर रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना होता है रिवर्स चार्ज में. लेकिन रेसिपिएंट कौन होता है यहां पर? रेसिपिएंट यहां पर बेसिकली बिजनेस एंटिटी होती
है। तो जीएसटी इज पेबल बाय अ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी व्हेन इट रिसीव्स सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट से बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज मिलती हैं तो बिजनेस एंटिटी को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होता है। गवर्नमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट का मतलब ये सब आ जाता है। हाउएवर, if the government provides the following services, reverse charge doesn't apply। इन 4 सर्विसेज में रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, service by Department of Posts, service in relation to an aircraft or vessel inside or outside the precincts of port or airport, और चौथा सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग पर ये जो पोस्ट कार्ड वगैरह वाली चीज होती है, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेस एंटिटी को अगर करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता। जो एयरक्राफ्ट पर, वेसल पर, जो पोर्ट वगैरह के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर्स वाली सर्विसेज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटिटी को तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट आता है आपके पास रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर गवर्नमेंट किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है तो फिर उस रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। ठीक, तो व्हेन द गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड्स रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017, द रजिस्टर्ड पर्सन इज ऑब्लिगेटेड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। Renting of immovable property encompasses allowing access, occupation or use of immovable property with or without transferring possession or control, including letting, leasing, licensing or similar arrangements। आओ क्वेश्चन देखते हैं। State with reason person liable to pay GST in the following case. Assume recipient is located in the taxable territory. Rental income received by Tamil Nadu state government. रेंटल इनकम मिली किसको? मिली तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, पैसा मिला किसको? तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को। फ्रॉम रेंटिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड। मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड को रेंट पे दिया, मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड ने उसके लिए पैसा दिया। रेसिपिएंट कौन हो गया? रेसिपिएंट हो गया मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड। इसका टर्नओवर 42 लाख का था। ठीक है, तो ऐसे में जीएसटी कौन पे करेगा? ऑब्वियसली मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड। तो as per entry 5A of the notification, this in case of services supplied by central government, state government, union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under CGST Act 2017, the recipient registered under the CGST Act 2017 will be liable to pay GST. Hence, Manappa Private Limited will be liable to pay GST under reverse charge mechanism. Done? नेक्स्ट आता है आपके पास रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट करता हूं किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, कोई भी पर्सन हो, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट आउट की जा रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज में। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो ये जो हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में पढ़ा था ना, कैपिटल गेन्स में हमने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पढ़ा था ना कि मेरे पास जमीन है, सामने से आप आए, आप बिल्डर हो, आप कह रहे हो सर अपनी जमीन दे दो, आपकी जमीन पर हम मॉल बनाएंगे और ऊपर मॉल की 2 फ्लोर्स आपको दे देंगे। ठीक है, मॉल की 2 फ्लोर्स हम आपको दे देंगे बन जाने के बाद, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो ये जो मैं आपको अधिकार दे रहा हूं मेरी जमीन पर अपना मॉल वॉल बनाने का, इस अधिकार के बदले जो भी कंसिडरेशन आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। और जीएसटी कौन पे करेगा? आप पे करोगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स लैंड ओनर्स ऑफन प्रोवाइड देयर लैंड टू बिल्डर्स, जिनको प्रोमोटर्स कहा जाता है, फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इन एक्सचेंज लैंड ओनर्स रिसीव अ शेयर इन द डेवलप्ड प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद पोटेंशियल कैश कॉम्पनसेशन। The landowner transfers the development rights to the promoter, allowing them to use a floor space index for consideration. ठीक है, तो उनको अलाउ करते हैं कि ठीक है आप फ्लोर स्पेस इंडेक्स को यूज करो कंस्ट्रक्शन के लिए। फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ टोटल एरिया कवर्ड बाय ऑल बिल्डिंग फ्लोर्स टू द टोटल प्लॉट एरिया। मतलब जमीन का एरिया, ठीक है, वो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। और सपोज 10 मंजिल का आपको प्लॉट बनाना है, सपोज क्या हो गया, एरिया आपका है 400 स्क्वायर फीट। ठीक है, सपोज जमीन का एरिया है 400 स्क्वायर फीट और आपको 10 मंजिल का मकान बनाना है, आपको 10 मंजिल का मकान बनाना है, तो हर मंजिल पर 400 स्क्वायर फीट वाला एरिया आएगा। तो 400 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, कि टोटल बिल्डिंग में जो भी एरिया होगा वो डिवाइडेड बाई प्लॉट का एरिया। ठीक है, तो दैट इज नोन एज फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो when any person supplies services by transferring development rights or floor space index, including additional floor space index, for a construction project to a promoter, GST is paid under reverse charge mechanism by the promoter. ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि कैसे ये शॉर्ट में सारे के सारे नोट्स आप लोगों को यहां पर मैं दे रहा हूं।
ठीक है, कि ऑल द नोट्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की हुई है, बट जितनी भी रेलेवेंट चीजें हैं उन सबको समराइज करके यहां पर मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली समरी नोट्स बनाकर आप लोगों को मैंने यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड का मतलब क्या हो जाता है कि सपोज मेरे पास जमीन है और मैंने आपको 50 साल के लिए जमीन को लीज पर दे दिया और उसके लिए मैंने आपसे वन टाइम प्रीमियम कुछ लिया, तो इस वन टाइम प्रीमियम पर जीएसटी लगेगा। कौन देगा जीएसटी? आप दोगे रिवर्स चार्ज में। ठीक, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी क्या होता है कि अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो उसको सिटिंग फीस वगैरह मिलती है। जब वो बोर्ड मीटिंग्स में बैठता है तो कंपनी उस डायरेक्टर को सिटिंग फीस वगैरह देती है। स्पेशली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बात करें, दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिनको हम लोगों ने कल बात की थी, जिनके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी ना सप्लाई वाले चैप्टर में। तो होल टाइम डायरेक्टर्स या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनको तो एम्प्लॉइज ही कंसिडर किया जाता है। अगर वो एम्प्लॉइज होते हैं तो उनको जो भी पैसा पे किया जाता है वो तो सैलरी मान लिया जाता है और सैलरी पर जीएसटी लगता नहीं है। तो जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने के लिए उनको सिटिंग फीस दी जाती है। इस सिटिंग फीस पर जीएसटी लगता है और कंपनी पे करती है रिवर्स चार्ज में। ठीक है, तो when a director of a company or a body corporate provides services to the same company, to that same company or body corporate, and the company is located in a taxable territory, GST is paid by the company under the reverse charge mechanism. To determine whether GST is applicable to the remuneration paid to the director, it is essential to establish if the director is considered as an employee of the company. So there are two possible situations. Number one, independent directors or directors who are not employees of the company. Independent directors, as defined by the Companies Act, should not be employees of the company. If these directors provide services to the company in exchange for remuneration, it is not considered employment related services according to Schedule 3 of the CGST Act. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात की हुई है। Therefore, this remuneration is taxable and the company pays GST under reverse charge. दूसरा, directors who are employees of company. So for directors who are employees of the company, it is necessary to determine if their activities fall under an employer-employee relationship, यानी contract of service, और involve an element of contract for service. इसका एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा देता था कि जब अंशुल सर और हम सब लोग अनअकैडमी में थे तो अंशुल सर जो है वो अनअकैडमी के डायरेक्टर भी थे और अनअकैडमी में एज एन एजुकेटर भी थे। तो जो डायरेक्टर होने की वजह से उनको जो पैसा मिलता था वो सैलरी के फॉर्म में मिलता था। डायरेक्टर होने की वजह से उनको जो पैसा मिलता था वो सैलरी के फॉर्म में मिलता था और एजुकेटर की तरफ से जो उनको पैसा मिलता था वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस था। तो डायरेक्टर वाली फीस, डायरेक्टर वाली सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता था और एजुकेटर वाली जो भी फीस मिलती थी उस पर जीएसटी लगता था। If the director's remuneration is categorized as salaries in the company's books and subject to TDS under the Income Tax Act, it is not taxable under GST. तो अगर सैलरीज है और इनकम टैक्स एक्ट में TDS कट रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। Such remuneration is considered compensation for services by an employee to the employer, and Schedule 3 of the CGST Act excludes such services from the definition of supply. ठीक है, तो once again you can see कि कितने मतलब ऐसे sentences बनाए हैं जिससे सारी चीजें कवर हो जाएं, कोई भी चीज मिस नहीं हुई है, एंड येट इन अ शॉर्ट क्रिस्प एंड प्रिसाइज मैनर कि एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप लोगों ने ये वाले नोट्स देख लिए, एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपने ये नोट्स देख लिए तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। एज रिगार्ड्स क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपको सारे के सारे करने चाहिए। क्वेश्चंस के लिए मैं एकदम ओपनली आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस आपको सारे के सारे करने चाहिए जो आपको यहां पर बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में ये वाली चीज अप्लाई करती है, तो आप लोग ये बुक्स परचेज करके मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है कि आप यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, However, if a portion of director's remuneration is separately declared as fee for professional or technical services in the company's accounts and is subject to TDS under the Income Tax Act, it is treated as consideration for providing services and is taxable under GST. The company receiving these services is liable to pay GST under reverse charge mechanism. आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहां पर। Vivek Goyal, an independent director appointed in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 of A to Z Private Limited, has received sitting fee amounting to 1 lakh rupees from A to Z Private Limited for attending the board meetings. Who is the person liable to pay tax in this case? Obviously A to Z Private Limited. नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज सप्लाई करता है। कैसे करता है? अगर मैं एलआईसी का एजेंट हूं और मैं आकर आपसे कह रहा हूं कि देखो एलआईसी का इंश्योरेंस ले लो, तो दिस इज मी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज नॉट टू यू बट टू द इंश्योरेंस कंपनी। और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी? कुछ कमीशन देगी। जितना भी प्रीमियम वो आपसे कलेक्ट करेगी उसका थोड़ा सा हिस्सा वो मुझे कमीशन देगी। इस कमीशन पर जीएसटी कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट आ जाता है रिकवरी एजेंट।
रिकवरी एजेंट क्या होता है? तो कई बार बैंक जो है वो लोग बैंक से लोन लेके भाग जाते हैं और लोन वापस देते नहीं है। तो बैंक एक्चुअली कुछ वसूली भाई लोगों को अपॉइंट करती है जो लोगों के पास जाकर लोन को रिकवर करवाते हैं। ठीक है, तो बैंक जिन वसूली भाई लोगों को अपॉइंट करता है, वो वसूली भाई लोग किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? वो बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बैंक को उनका लोन वापस दिलवाते हैं और बैंक इसके बदले में वसूली भाई लोगों को कुछ कमीशन देता है। इस कमीशन पर जो जीएसटी लगता है वो बैंक पे करता है रिवर्स चार्ज में। ठीक है, देन वी हैव म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट। तो म्यूजिक कंपोजर क्या करता है? म्यूजिक बनाता है। फिर सपोज मैंने कोई गाना बनाया, उसको टी सीरीज को बेच दिया। अब टी सीरीज इस गाने को आगे पब्लिक में बेचेगा और इससे पैसा आएगा। इस पैसे के बदले मुझे वो टी सीरीज क्या देगा? रॉयल्टी देगा। ठीक है, तो मेरा गाना यूज करके, क्योंकि टी सीरीज इतना पैसा छाप रहा है, तो टी सीरीज उसके बदले मेरे को रॉयल्टी देगा। फॉर एवरी सेल ऑफ माई सॉन्ग टी सीरीज विल पे मी समथिंग। इस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी कौन पे करेगा? टी सीरीज पे करेगा। मैं एक सर्विस दे रहा हूं टी सीरीज को कि हां तुम मेरा गाना यूज करके पैसा कमाओ। ठीक है, तो आई एम सप्लाइंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू अ कंपनी। ठीक है, आई एम सप्लाइंग व्हाट? द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू टी सीरीज, और टी सीरीज इसको यूज करके आगे बेच रहा है और पैसा कमा रहा है। टी सीरीज मेरे को रॉयल्टी देगा, मुझे पैसा मिल रहा है, टी सीरीज पैसा दे रहा है। जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, तो टी सीरीज मुझे पैसा दे रहा है, तो अब यहां पर रेसिपिएंट टी सीरीज है और जीएसटी कौन पे करेगा? जीएसटी टी सीरीज पे करेगा। सेम इज अ केस विद ऑथर। सेम इज अ केस विद ऑथर। तो अगर जैसे मेरी ये टैक्स की किताबें हैं, ठीक है, अब इसका पब्लिशर कौन है? इसका पब्लिशर है शुचिता प्रकाशन। कहीं ना कहीं तो लिखा होगा शुचिता प्रकाशन, कहीं पीछे लिखा होगा। ठीक है, तो इसका पब्लिशर अगर आप देखो तो इसका पब्लिशर है यहां पर शुचिता प्रकाशन। ठीक है, तो अब ये किताब मैंने लिखी, मैंने ये किताब लिखकर शुचिता प्रकाशन को इसका अधिकार दे दिया। ठीक है, मैंने किताब लिखकर शुचिता प्रकाशन को इसका अधिकार दे दिया। अब शुचिता प्रकाशन ये किताबें बेच रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है वो शुचिता प्रकाशन के पास जा रहा है, पर मेरे कंटेंट को बेचकर शुचिता प्रकाशन पैसे कमा रहा है। इसके लिए शुचिता प्रकाशन मुझे रॉयल्टी देगा। मैंने अधिकार दिया है शुचिता को और शुचिता मुझे रॉयल्टी दे रहा है। इस रॉयल्टी पर जीएसटी लगेगा। कौन पे करेगा? शुचिता प्रकाशन पे करेगा रिवर्स चार्ज में। इस रॉयल्टी पर जीएसटी कौन पे करेगा? शुचिता प्रकाशन पे करेगा रिवर्स चार्ज में। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि यहां इस समय सीए निशांत कुमार भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। यहां सीए निशांत कुमार भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं शुचिता प्रकाशन से कह सकता हूं कि आप जाने दीजिए, जीएसटी मैं ही पे कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे जीएसटी एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। मुझे एक डिक्लेरेशन फाइल करना होगा कि मैं सीजीएसटी खुद ही दूंगा फॉरवर्ड चार्ज में। मैं एक्ट के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करूंगा और मैं 1 साल से पहले इस ऑप्शन को विथड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं विथड्रॉ नहीं करूंगा। तो देखो, authors write books and permit publishers to use their content for consideration. This transfer or permitting the use of copyright relating to original literary work falls under section 13(1)(a) of the Copyright Act. In such cases, GST is paid by the publisher provided they are located in the taxable territory. However, reverse charge does not apply if the author registers under CGST Act 2017 and files a declaration to pay central tax under forward charge, comply with all Act provisions and not withdraw the option within a year. Alternatively, if the author declares on the invoice issued to the publisher regarding forward charge tax payment, reverse charge does not apply and the author pays GST. ठीक है, सॉरी, रिवर्स चार्ज डज अप्लाई। रिवर्स चार्ज क्या लिखा है? हाँ, तो सही तो लिखा हुआ है, सही तो लिखा है। मुझे लगा मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या। ऑल्टरनेटिवली, इफ द ऑथर डिक्लेयर्स ऑन द इनवॉइस इशू टू द पब्लिशर रिगार्डिंग फॉरवर्ड चार्ज, अगर मैं ही अपनी इनवॉइस पे कह रहा हूं कि फॉरवर्ड चार्ज के थ्रू पे करूंगा, तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा और ऑथर ही जीएसटी पे करेगा। ठीक, आओ देखो, in the following case, decide who is liable to pay GST if any. You may assume that recipient is located in the taxable territory. Ignore the aggregate turnover and exemption available. Mr. Kamal Jain, an unregistered famous author, अब ये unregistered है, received 20 lakh rupees as consideration from PQR Publications Limited for supply of services by way of temporary transfer of a copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to original literary works of his new book. तो ये जो कमल जैन है, इन्होंने कोई किताब लिखी और कौन सा पब्लिशर है? पीक्यूआर पब्लिकेशंस लिमिटेड को दे दिया। कमल जैन रजिस्टर्ड नहीं है, कायदे से पीक्यूआर पब्लिकेशंस को जीएसटी पे करना चाहिए। ठीक है, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ये क्या होता है?
आरबीआई अपने ऑपरेशंस कायदे से कैरी ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए आरबीआई ही एक ओवरसीइंग कमिटी अपॉइंट करता है। उस कमिटी का काम ही ये होता है ये देखना कि वो आरबीआई कायदे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आरबीआई इस कमिटी को कुछ पैसे देता है। तो अब यहां पर ऐसे केस में क्या हो गया, ओवरसीइंग कमिटी ये देख रही है कि आरबीआई कायदे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आरबीआई सपोज टू पे मनी टू दिस ओवरसीइंग कमिटी। तो पैसा कौन दे रहा है, पैसा आरबीआई दे रहा है। रेसिपिएंट कौन हुआ, रेसिपिएंट आरबीआई हुआ। जीएसटी कौन पे करेगा, आरबीआई पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। देन वी हैव डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स कौन होते हैं, बैंक्स अपॉइंट करता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को, जो कि बैंक के एजेंट की तरह से काम करते हैं और आकर आपको फोन करते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ये होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्टली आपको कॉल करके कह रहे हैं कि भाई हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स आर इंडिविजुअल्स हु एक्ट एज रेफरल एजेंट्स फॉर बैंक्स और एनबीएफसीज फाइंडिंग पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द इंस्टीट्यूशंस दैट दे रिप्रेजेंट। तो ऐसे केस में ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं, ये सर्विस किसको दे रहे हैं, ये सर्विस बैंक को दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक के लिए कस्टमर पकड़ के ला रहे हैं। तो इस पर जीएसटी कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो इफ इंडिविजुअल डीएसएज, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी, provide services to a banking company or non-banking financial company located in a taxable territory, GST is paid by the banking company or NBFC under reverse charge. Then we have business facilitators. अब business facilitators कौन होते हैं, business facilitators जैसे क्या हो गया कि बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक है, सपोज जैसे मैं आपको अपने ग्रैंडफादर का एग्जांपल देता हूं यहां पर। तो मेरे ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड नाउ, ही इज हेडिंग टुवर्ड्स 88 ईयर्स के हैं वो, ठीक है। तो अब उन्हें कुछ भी बैंक वगैरह करना होता है तो ही इज नॉट एबल टू गो टू द बैंक, राइट। तो अब लेकिन उन्हें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अगर करने हैं तो उनका बैंक का कोई एक बंदा आता है और यहां पर घर पर आकर उनके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको करने में उनकी मदद करता है। तो ये होते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर्स। तो ये जो बंदा बैंक की तरफ से आता है वो किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो दादाजी को नहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट, कि हाँ ठीक है आपके कस्टमर की मैं मदद कर देता हूं। तो बिजनेस फैसिलिटेटर इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू हुम, टू द बैंक। उसको सैलरी कौन देगा, सैलरी नहीं मतलब जो भी उसकी फीस वगैरह वो कौन देगा, बैंक देगा। तो इस पर जीएसटी कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। तो business facilitation involves arrangement that simplifies business operations. Business facilitators are individuals or organizations that provide such services to the businesses. If business facilitators provide services to a banking company located in the taxable territory, GST is paid by the banking company under reverse charge. Then we have agents of business correspondence. ठीक है, देन वी हैव एजेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता क्या है, तो क्या है कि गांव-गांव में अभी भी आज भी बैंकिंग के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों को। तो आरबीआई ने ये अलाउ किया है कि कोई भी बैंक गांव में अपनी कुछ ब्रांचेस खोल सकता है। तो गांव में अगर सपोज आईसीआईसीआई बैंक की कोई एक ब्रांच होती है तो इस ब्रांच को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहा जाता है, ठीक है। गांव में अगर आईसीआईसीआई बैंक की कोई ब्रांच है तो इस ब्रांच को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहा जाता है। लेकिन सिर्फ ब्रांच खोल जाने से बैंकिंग तो फैसिलिटेट हो नहीं पाएगी, तो अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अपने एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ते हैं जो गांव के घर घर में जाकर लोगों को उस ब्रांच तक लेकर आ पाए। तो ये हो गया एजेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो ये जो एजेंट्स हैं किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जीएसटी कौन पे करेगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। देन यू हैव सिक्योरिटी सर्विसेज। सो सिक्योरिटी सर्विसेज में भी जो भी रेसिपिएंट है सर्विस का वही जीएसटी पे करेगा। तो क्या होता है कि कई बार जो भी आरडब्ल्यूएज होती हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, वो सिक्योरिटी एजेंसीज को कांटेक्ट करती हैं गार्ड्स वगैरह के लिए, राइट। तो ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं और जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं वो इन सर्विसेज को रिसीव करते हैं। तो आरडब्ल्यूएज को जीएसटी पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। आरडब्ल्यूए को जीएसटी पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज, राइट। अब आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो और वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया। काफी तेजी से अच्छी स्पीड से हम लोग यहां पर चल रहे हैं, तो जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, स्टेट विद रीजन पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग केस। Assume recipient is located in the taxable territory. XYZN company partnership firm provides security services to ABC Limited registered under GST Act. तो obviously ABC Limited जो है उसको GST पे करना होगा।
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वैसा सा ही है जैसे आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी था, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में भी जीएसटी दो तरह से लगता है, या तो 5% का जीएसटी लगेगा या तो 12% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, 5% का जीएसटी लगेगा तब अगर जो भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वाला रेंटिंग, अच्छा पहली बात तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में फर्क है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का मतलब हो जाता है जैसे जूम कार, राइट। तो जूम कार क्या करता है कि आपको गाड़ी दे देता है, अब आप चलाओ, आपकी जैसे मर्जी हो वैसे आप गाड़ी को यूज करो, दैट इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। 3 दिन 4 दिन जितने दिन के लिए भी आपको गाड़ी चाहिए आपको गाड़ी मिल जाएगी, दैट इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। जो ओला और उबर होते हैं दोज आर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ठीक है, कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ओला और उबर मेरे को सर्विस दे रहे हैं कि हाँ ठीक है आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाइए, दैट इज नॉट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो जैसे जूम कार ने मुझे रेंट किया, अपनी गाड़ी जूम कार ने रेंट किया, तो जूम कार सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। अब इसमें जीएसटी दो तरीके से लगता है। अगर जूम कार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है हर चीज का, तब तो 12% के रेट से जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर जूम कार इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उन सर्विसेज का लेना चाहता है जो सर्विसेज उसने मुझे सर्विस देने के लिए यूज की, तो जीएसटी 5% के रेट से लगेगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मुझे गाड़ी चाहिए थी, जूम कार के पास गाड़ी नहीं थी। ठीक है, अब जूम कार ने किसी और बूम कार को कॉल किया और बूम कार से कहा कि यार मेरे को गाड़ी किराए पर दे दो, मेरे पास कस्टमर खड़ा हुआ है, मुझे उसको किराए पर देनी है। ठीक है, तो नाउ दिस इज द सर्विस, जूम कार ने बूम कार की सर्विसेज ली और वो गाड़ी लेकर मेरे को ही गाड़ी पकड़ा दी। ठीक है, तो ये है कि इनपुट सर्विस लिया। इनपुट सर्विस क्यों लिया? डायरेक्टली मुझे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जूम कार ने इनपुट सर्विस लिया। ऐसे केस में जो जीएसटी है वो 5% के रेट से लग जाएगा और इस वाली सर्विस का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो जूम कार को मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ यही थोड़ी होता है, और भी तो कई सारी चीजें होती हैं, वो एसी का खर्चा और भी ऑफिस का खर्चा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें और होती हैं। तो अगर सारी चीजों का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो जीएसटी का रेट 12% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है तब 5% के रेट से जीएसटी पे कर दो। ठीक है, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए जीएसटी वो लेना है तो 5% के रेट से जीएसटी पे कर दो और वो रिवर्स चार्ज में हो जाएगा। लेकिन अगर सभी चीजों का आईटीसी लेना है तो 12% का जीएसटी। Services related to renting motor vehicles designed for passenger transport where the cost of fuel is included in the consideration are taxable। तो जैसे जूम कार है, जूम कार से जब आप रेंट लेते हो तो पेट्रोल वगैरह का खर्चा आपको खुद ही बेयर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे गोवा में भी तो होता है। गोवा में क्या होता है, गाड़ी रेंट पर मिल जाती है, बाइक्स वो एक्टिवा वगैरह रेंट पर मिल जाती है, फसीनो रेंट पर मिलती है। फसीनो इज आल्सो काइंड ऑफ अ स्कूटी, राइट। तो ये सारी चीजें रेंट पर मिलती हैं, तो आपको पेट्रोल वगैरह खुद भराना पड़ता है। तो these services are subjected to GST rates, 5% GST if the service provider has taken limited input tax credit for input services of the same line of business, 12% GST if the service provider has taken ITC on goods or services used in supplying motor vehicle rental services and chooses to pay GST। देखो, if the service provider wishes to avail ITC for goods or services used in providing transportation services, they must pay GST at 12%। अगर सब चीजों का ITC चाहिए तो 12% के रेट से GST पे करना पड़ेगा। In case the service provider opts not to pay GST, the recipient must pay GST at the rate of 5% under reverse charge mechanism। In such case, only limited ITC related to input services in the same line of business can be claimed। तो same line of business का मतलब आपको क्लियर हो चुका है। Reverse charge provisions apply under the following conditions। Number 1, सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% टू सर्विस रेसिपिएंट, क्योंकि अगर 12% से किया तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। नंबर 3, सर्विसेज सप्लाई टू अ बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को जीएसटी वो सर्विस सप्लाई कर रहा है तभी रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा। The service provider should not charge any tax from the service recipient when the service is placed under RCM। तो रिवर्स चार्ज के केस में सर्विस प्रोवाइडर को कोई जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं करना चाहिए। अब देखो, there's a clear distinction between services of renting motor vehicles designed to carry passengers, जो जूम कार है, and passenger transportation services, जो कि ओला उबर है, with different GST implications। ठीक है, अब इनमें क्या क्या होता है सुनना मेरी बात। Renting a motor vehicle for a specific period where the renter defines how and when the vehicle will be operated falls under services of renting of motor vehicles designed to carry passengers।
जीएसटी अप्लाइज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड बॉडी कॉर्पोरेट हैज कंट्रोल ओवर द व्हीकल्स ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और जो बॉडी कॉर्पोरेट है जिसने उसको रेंट पर लिया हुआ है वो उसका कंट्रोल है कि अब व्हीकल किस तरह से चलेगी। Availing passenger transport services for specific journeys without renting the vehicle for a specific period falls under passenger transport services. GST under RCM does not apply in this case. ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे कई सारे ऑफिसेस में आपको ट्रैवल की अप डाउन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपके पास पॉइंट होता है कि जब आप जॉब के लिए जाओगे, जॉब सर्च करोगे, तो फिर इंटरव्यू में आप अपने एचआर से पूछ सकते हो कि यहां पर पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है क्या। पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी के लिए कंपनी क्या करती है, किसी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर को हायर करती है। अब वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास पता होता है कि अच्छा ये गाड़ियां जाएंगी, यहां से ऑफिस से उठाकर यहां पर इसको घर पे छोड़ना है, घर से उठाकर यहां पर ऑफिस में छोड़ना है, उसके अलावा वो गाड़ी और कहीं नहीं जाएगी। तो ये होती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, ये होती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आप कई बार देखो व्हेन यू बुक ओला ऑल्सो, ठीक है, आप ओला या उबर को जब बुक करते हो तो वहां पर भी यू हैव टू डिफाइन ना, आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है ना कि मेरे को यहां से लेकर यहां पर जाना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर ड्राइवर ने उसको एक्सेप्ट किया, ड्राइवर कई बार होता है ना फोन करके आपसे पूछता है कि भैया कहां जाना है, यहां पर लोकेशन दिख नहीं रही है, तो आप बताते हो भैया यहां जाना है, तो ड्राइवर खुद ही कहता है आप कैंसिल कर दो, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर अगर ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप अचानक से घुमा फिरा के कह दो, तो कंप्लीटली ड्राइवर की कॉल है, कंप्लीटली ड्राइवर की कॉल है, उसका मन करेगा तो वो जाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में ऐसा नहीं है। अगर आपने जूम कार से गाड़ी ले ली, अब आप उसको कहीं पर भी लेके जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में क्या होता है कि आप अपने शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को आप उधार पर दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप उधार पर दे रहे हो तो आप सर्विस दे रहे हो कि आप अपने शेयर्स को यूज करने की परमिशन दे रहे हो और आपको रेंटल इनकम मिलती है। तो जो रेंटल इनकम देता है वही जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करता है। ठीक है, ये था आपका रिवर्स चार्ज वाला नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। अब एक जो है इसमें जो अमेंडमेंट है वो क्या है कि जिन जिन सर्विसेज में हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की है, वो सारी चीजें अब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोग देख लेना कई सारी सर्विसेज में, मतलब दिस इज द अमेंडमेंट फॉर नवंबर 23। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं इस वाले अमेंडमेंट की, लेकिन क्योंकि है तो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो पूरे के पूरे नोटिफिकेशंस में आप लोग देखोगे, पूरे नोटिफिकेशन में आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह मिल रहा है ना कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो एंट्री 5, 5A, 5B वगैरह थी, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो जहां जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आ रहा है, वहां वहां पर सेम चीज पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर भी अप्लाई हो जाएगी। मतलब अब अगर कोई कोर्ट किसी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी को भी सर्विस देगी तो भी जीएसटी आपका लग जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिवर्स चार्ज पर जीएसटी आपका लग जाएगा। डन, रिवर्स चार्ज वाला यहां पर केस आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग पिछले आधे पौने घंटे से, एक्चुअली उससे ज्यादा से ही हम रिवर्स चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब जो मैं आगे बात करूंगा ना उसमें आपको रिवर्स चार्ज को अपने दिमाग से थोड़ा सा निकालना होगा, क्योंकि अब जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिवर्स चार्ज। हमने सेक्शन 9 का डिस्कशन स्टार्ट किया। सेक्शन 9(1) ने कहा कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर बाकी सारी चीजों पर जीएसटी लगेगा, सेंट्रल टैक्स लगेगा। इस सेंट्रल टैक्स को का रेट जो है वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। सरकार नोटिफाई करेगी ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी काउंसिल्स रिकमेंडेशंस, और इसको ये सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू डिटरमिन की जाएगी, उस पर जीएसटी लगेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ने कहा कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी फ्यूचर डेट से लगेगा। सेक्शन 9(3) और 9(4) ने रिवर्स चार्ज के बारे में बात की। 9(5) कंप्लीटली डिफरेंट बात करने जा रहा है। 9(5) बात करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एकाग्रता। ठीक है, अब मैं अपनी सर्विसेज एकाग्रता को दे रहा हूं और एकाग्रता आपको सर्विसेज दे रहा है। एकाग्रता की एक वेबसाइट है, तो एकाग्रता इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, राइट? एकाग्रता इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज देना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, बट मैं डायरेक्टली आपको सर्विस नहीं दे रहा,
मैं सर्विस दे रहा हूं थ्रू अ प्लेटफॉर्म, थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पोर्टल। तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, अपने प्रोडक्ट्स को एकाग्रता की वेबसाइट पर मैंने लिस्ट करवाया और आपने एकाग्रता की वेबसाइट से मेरे प्रोडक्ट्स को परचेज किया। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूं, हम दोनों ईसीपीज हैं, ईसीपी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट। और एकाग्रता क्या है? एकाग्रता इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जिसके पास एक वेबसाइट है जहां पर हम अपने कोर्सेज को लिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली Amazon, अब Amazon भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उसकी एक वेबसाइट है। मेरी किताब, ठीक है, जैसे ये मेरी किताब है, ठीक है, ये वाली मेरी किताबें हैं, ये Amazon पर लिस्टेड है। ठीक है, मेरी किताबें Amazon पर लिस्टेड है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूं, अपनी किताब मैंने Amazon के पोर्टल पर लिस्ट की। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो, आप Amazon के पोर्टल पर जाके इन किताबों को परचेज कर लोगे, राइट। 9(5) कहता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, सब नहीं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड किए, कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज हैं जो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया तो उस पर जीएसटी ना तो सप्लायर पे करेगा ना रेसिपिएंट पे करेगा, बल्कि उस पर जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओनली फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, सपोज एकाग्रता वाला ट्रांजैक्शन सपोज 9(5) में स्पेसिफाइड होगा, तो अब मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, आपको मेरी सर्विसेज कहां से मिल रही है? थ्रू एकाग्रता, आपको मेरी सर्विसेज मिल रही है थ्रू एकाग्रता। तो अब यहां पर जीएसटी ना तो मैं पे करूंगा ना तो आप पे करोगे, जीएसटी एकाग्रता पे करेगा। ठीक है, ऐसा है नहीं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे स्पेसिफाइड है जहां पर जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होगा, यानी ईसीओ को पे करना होगा। देखो, सेक्शन 9(5) allows the government based on the recommendations of the GST Council to specify categories of services। यहां पर सर्विसेज के बारे में ही बात हो रही है, गुड्स के बारे में बात नहीं हो रही है। For which the tax on intra-state supplies will be paid by the electronic commerce operator if the services are supplied through their platform। तो कुछ ऐसी सर्विसेज है जिनको यहां पर सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है कि अगर ये सर्विसेज ईसीओस के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी तो इस पर जीएसटी ईसीओ पे करेगा। The ECO will be treated as supplier liable for paying tax even though they may not be the actual provider of the services। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है ओला उबर का। ठीक है, ओला उबर में सर्विस सप्लायर कौन होता है? जिसकी गाड़ी होती है, जो ड्राइवर होता है, जिसकी गाड़ी होती है। रेसिपिएंट कौन होता है? आप। लेकिन ये सर्विस किसके थ्रू आप लेते हो? क्या आप ड्राइवर को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हो? नहीं, आप ड्राइवर को बुक करते हो थ्रू द एप्लीकेशन विच इज बिल्ट बाय ओला और उबर, राइट। तो ओला उबर के केस में सर्विस सप्लायर कौन हुआ? ड्राइवर। रेसिपिएंट कौन हुआ? आप। जीएसटी कौन पे करेगा? ओला उबर। मैं पे करेगा को कंबाइन करके परेगा कर दे रहा हूं बार बार। तो जीएसटी कौन पे करेगा? ओला या उबर जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, ओला या उबर को ही जीएसटी पे करना होगा, राइट। तो देखो, if the ECO has no physical presence in the taxable territory, any person representing them in that territory is liable to pay tax. If there is no representative either, the ECO must appoint a person in the taxable territory for the tax payment. Electronic commerce refers to supply of goods or services including digital products over a digital or electronic network. Electronic commerce operator is any person who owns, operates or manages an electronic platform for supplying goods or services. ECOs may either supply the goods or services themselves or facilitate their supply by other providers. They collect the consideration from the consumers and pass on to the actual suppliers after deducting their commission। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ओला उबर में आप बैठो, बैंगलोर वगैरह में तो ऐसा बहुत होता है। बैंगलोर में जैसे आप उबर बुक करके बैठो, वो तुरंत कहता है कि आप ऐप पे कैंसिल कर दो और आपको जहां पर भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। हम लोग कहते हैं क्यों? कहते हैं क्योंकि अभी आप जो पैसा दोगे वो सीधा उबर को जाएगा और उबर वाला कमीशन काट के हमें पे करेगा, ऐसे हमारा कमीशन बच जाएगा। मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मेरे को डायरेक्टली कैश दे दो या गूगल पे कर दो या जैसा भी है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है क्योंकि ओला उबर को जो भी आप पैसा देते हो वो अल्टीमेटली ओला उबर के पास जाता है और वो लोग अपना कमीशन काट के फिर ड्राइवर्स को पे करते हैं। The government can notify specific categories of services for which the tax on intrastate supplies will be paid by the ECO। ठीक है, certain services such as transportation of passengers and accommodation in hotels have been notified। तो कुछ सर्विसेज हुई हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हुई हैं आओ देखते हैं इसको। तो कैटेगरीज ऑफ सर्विस टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ व्हिच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कौन कौन सी हैं? देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, वही आपकी ओला उबर वाली आ गई।
अकोमोडेशन सर्विसेज आपके होटल्स वगैरह आ गए। तो अगर आपने मेक माई ट्रिप वगैरह पे या ओयो होटल्स के थ्रू आपने बुक किया तो मेक माई ट्रिप को जीएसटी पे करना होगा या फिर ओयो होटल्स को जीएसटी पे करना होगा। तीसरी आती है आपकी हाउसकीपिंग सर्विसेज में आता है आपका अर्बन क्लैप। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जिसमें ओला उबर आ जाता है। तो ओला उबर के थ्रू अगर आप कैब बुक करते हो तो ओला उबर को जीएसटी पे करना होता है। अकोमोडेशन सर्विसेज, अगर आप मेक माई ट्रिप या ओयो होटल्स के थ्रू होटल बुक करते हो तो फिर मेक माई ट्रिप को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना होता है। सॉरी, रिवर्स चार्ज में नहीं, ओयो होटल्स या मेक माई ट्रिप को जीएसटी पे करना होता है। हाउसकीपिंग सर्विसेज, अगर आप अर्बन क्लैप के थ्रू बाथरूम क्लीनिंग वाला बुलाते हो या कारपेंटर बुलाते हो या प्लम्बर वगैरह बुलवाते हो तो अर्बन क्लैप को जीएसटी पे करना होता है। एंड देन यू हैव रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर आप जोमैटो या स्विगी के थ्रू खाना मंगवाते हो तो जो भी सर्विस सप्लायर है वो तो रेस्टोरेंट वाला हो गया और रेसिपिएंट कौन है, आप हो गए। लेकिन जीएसटी कौन पे करता है, जोमैटो या स्विगी वाले जीएसटी पे करते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर रेस्टोरेंट किसी एक होटल के अंदर लोकेटेड है, अगर रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट से आप जोमैटो के थ्रू सर्विस खाना मंगा रहे हो, अगर वो रेस्टोरेंट किसी एक होटल के अंदर सिचुएटेड है और उस होटल का किसी भी कमरे का किराया 7,500 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, अगर उस होटल के किसी भी कमरे का किराया 7,500 रुपए से ज्यादा है और रेस्टोरेंट उस होटल में लोकेटेड है और उस होटल से आप खाना मंगा रहे हो इवन दो थ्रू जोमैटो या स्विगी, लेकिन फिर भी जीएसटी कौन पे करेगा, जीएसटी वो होटल वाला या वो रेस्टोरेंट वाला पे करेगा। ठीक है, आज मैं कोई क्लाउड किचन खोल लूं, मैं अपने आप को जोमैटो पर रजिस्टर करवा देता हूं कि मैं सैंडविचेस बना बनाकर बेचूंगा। ठीक है, आपने मेरा सैंडविच मंगवाया जोमैटो के थ्रू, जीएसटी कौन पे करेगा, जोमैटो। ठीक है, लेकिन अगर ताज होटल के अंदर एक रेस्टोरेंट है और आपने जोमैटो के थ्रू ताज होटल के रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, आपने जोमैटो या स्विगी के थ्रू ताज होटल के रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, तो जीएसटी कौन पे करेगा, ताज होटल का रेस्टोरेंट। ठीक है, क्योंकि ताज होटल में कोई ना कोई एक ऐसा कमरा जरूर होगा जिसका भाड़ा 7,500 रुपए से ज्यादा का होगा। ठीक, ये थी सारी छोटी छोटी बातें। A restaurant owner provided restaurant services in Rajasthan through an electronic commerce operator, Zomato. The restaurant owner is not liable to get registered as per the provisions of Section 22(1) of the GST Act. Who is the person liable to pay GST in this case? So obviously Zomato. ठीक है, would your answer be different if the electronic commerce operator Zomato does not have a physical presence in India? तो अगर तेरी physical presence नहीं है तो कोई अपना तेरा representative GST पे करेगा। अगर तेरा representative भी नहीं है तो उसको अपॉइंट कर जिससे वो GST पे कर जाए। ठीक है, तो सेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कंप्लीट, सॉरी सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी बात पर वीडियो को दबाकर लाइक कर दो। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी के बारे में बात करते हैं। तो सिमिलैरिटी इसमें सीजीएसटी एक्ट से सिमिलैरिटी है। तो सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट इज एनालोगस टू सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, मतलब दोनों के दोनों मिलते जुलते हैं। बोथ डील विद द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई, IGST is levied on interstate supplies while CGST is for intrastate supplies. Import of services, any import of services is considered as an interstate supply and is subject to IGST as per customs law. Reverse charge, the provisions of notification 13/2017 of for CGST also apply to IGST with 2 additions. दो इसमें और additions है, बाकी तो सारे जो हम लोगों ने CGST वाली नोटिफिकेशन पढ़ा वो तो है ही, लेकिन IGST के अंदर 2 additions आ जाते हैं। क्या क्या? IGST is applicable when a service is supplied by a person in non-taxable territory to any taxable person in the taxable territory other than non-taxable online recipient. इसके बारे में आप लोग CA फाइनल में पढ़ोगे, non-taxable online recipient के बारे में। ठीक है, बेसिकली कोई बंदा इंडिया के बाहर से, कोई बंदा अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, यहां पर बोला ना इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे, तो सप्लायर बाहर का है, रेसिपिएंट इंडिया का है, तो रिवर्स चार्ज में इंडिया वाले को ही जीएसटी पे करना होगा। एंड दिस इज व्हाट आई फेस्ड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर सीएफए। तो सीएफए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एक कोर्स होता है, तो उसको सीएफए इंस्टीट्यूट करवाता है। जैसे सीए का कोर्स आईसीएआई करवाता है, ऐसे सीएफए का कोर्स सीएफए इंस्टीट्यूट करवाता है, वो अमेरिका में लोकेटेड है। तो मैंने जब उसको फीस पे की तो उस पर जीएसटी लगा, मेरे को यहां पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ा। ठीक, IGST applies to services provided by person located in non-taxable territory for the transportation of goods by vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India. In this case, importer is liable to pay GST and the reverse charge. अगर आप पानी के जहाज से सामान मंगवा रहे हो, गुड्स मंगवा रहे हो,
अगर आप पानी के जहाज से गुड्स मंगवा रहे हो तो जिस भी देश से वो गुड्स चलकर यहां पर इंडिया के कस्टम स्टेशन पर आएगा, जीएसटी यहां पर आपको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आता है चार्ज ऑफ जीएसटी का, उसके बाद हम लोग कॉम्पोजिशन लेवी पर आएंगे। दैट इज सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स। तो अगर आपने टेरिटोरियल वाटर्स में सप्लाई किया तो फिर उसके आसपास का जो भी सबसे नियरेस्ट कोस्ट होगा वो जिस स्टेट में फॉल करेगा उस स्टेट से सप्लाई दी जाएगी, ये माना जाएगा, या फिर सप्लाई लेती हुई मानी जाएगी। तो लोकेशन इन टेरिटोरियल वाटर्स अगर आपकी है तो if the supplier's location is within territorial waters, it is deemed to be located in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located. लेकिन अगर आप सर्विस वहां पर ले रहे हो या सप्लाई ले रहे हो, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स में, तो when the place of supply is within territorial waters, it is deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located. इसी के साथ हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी वाला यहां पर पूरा के पूरे चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटा 9 मिनट लगा और चार्ज ऑफ जीएसटी आपका यहां पर कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली आप ये जीएसटी वाली बुक परचेज कर सकते हो, डायरेक्ट टैक्स के लिए भी और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी। तो ये आप लोग मतलब ये जीएसटी की इनडायरेक्ट टैक्स की और ये डायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। तो दीज बुक्स यू कैन परचेज फ्रॉम माय वेबसाइट www.kumarnishant.com और यहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चार्ज ऑफ जीएसटी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं कॉम्पोजिशन लेवी का। कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर नंबर 4 कॉम्पोजिशन लेवी। तो कॉम्पोजिशन लेवी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। कॉम्पोजिशन लेवी बेसिकली उन लोगों के लिए लाया गया था जो छोटे सप्लायर्स हैं, ठीक है। तो उनको बोला गया कि आप एक काम करो, आप ज्यादा ना जीएसटी के चक्कर में मत पड़ो, कंप्लायंस इश्यूज बहुत सारे हो जाएंगे, आप ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, आप तो अपनी टर्नओवर का थोड़ा सा पोर्शन हमें जीएसटी के फॉर्म में दे दो, बाकी हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो, द कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम इज डिजाइन्ड फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स ऑफरिंग अ सिंप्लीफाइड एंड ऑप्शनल कंप्लायंस स्कीम। अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्शनल होती है और ये रेगुलर स्कीम से थोड़ी सी सिंपल होती है। एलिजिबल सप्लायर्स कौन होते हैं? वो जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़ और कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए 75 लाख रुपीस की हो जाती है। मतलब अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है आपके एग्जाम के लिए, फाइनेंशियल ईयर नवंबर 23 के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज एप्लीकेबल, राइट। नवंबर 2023 के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज एप्लीकेबल। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में किसी की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी तो वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकता है। कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर्स पे टैक्स एट कंसेशनल रेट्स। कंसेशनल रेट्स क्या है? मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1% है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 5% है और अदर सप्लायर्स यानी ट्रेडर्स के लिए 1% है। Participants in the scheme cannot issue taxable invoices, collect GST from customers or can claim input tax credit। तो जो भी अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो ना तो आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ना तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो और ना ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट अलाउड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम पार्टिसिपेंट्स। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप हो तो आपको इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ पाओगे। गुड्स, अब कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो गुड्स के लिए भी आई हुई है और सर्विसेज के लिए भी आई हुई है। पहले गुड्स के लिए आई थी, बाद में सर्विस के लिए आई, ठीक है। तो हम लोग इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। 10(1) सबसेक्शन सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2) जो है वो कॉम्पोजिशन सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है और सेक्शन 10(2)(a) जो है वो कॉम्पोजिशन सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करता है, ठीक है। आओ देखो, eligibility for composition scheme is based on aggregate turnover of less than or equal to 1.5 crore rupees, specified states में 75 lakhs। specified states कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। ये स्पेसिफाइड स्टेट्स को याद करने के लिए एक निमोनिक है और वो निमोनिक ये है, अ मैन मेड माई न्यू सूट अंडर अ ट्री इन फॉर 75 लाख रुपीज। तो अ मैन made my new suit under a tree for 75 lakh rupees। A man made my new suit under a tree for 75 lakh rupees। ये वाली अगर आपको लाइन याद रहेगी, हेलो
अ मैन मेड माई न्यू सूट अंडर ए ट्री फॉर 75 लाख रुपीज। अगर ये वाली लाइन आपको याद रहेगी तो इसमें आपको सारे के सारे स्पेसिफाइड स्टेट्स याद हो जाएंगे। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, मैन फॉर मणिपुर, मेड फॉर मेघालय, मेड मेघालय, माई फॉर मिजोरम जिसे मिजोरम, ठीक है, न्यू फॉर नागालैंड, सूट सिक्किम, अंडर उत्तराखंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो 75 लाख रुपीस का। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आता है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आता है। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है वो भी, जो एक्सपोर्ट आपने किया गुड्स या सर्विसेज का वो भी, और अगर कुछ इंटर स्टेट सप्लाईज आप कर रहे हो वो भी। सर इंटर स्टेट सप्लाईज के लिए तो कॉम्पोजिशन स्कीम है ही नहीं, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, फिर भी अभी मैं आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बता रहा हूं। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में टैक्सेबल सप्लाईज भी आती हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आती हैं, एक्सपोर्ट्स भी आते हैं और इंटरस्टेट सप्लाईज भी आती हैं। बेसिकली कुछ भी अगर आपने बेचा है तो वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। ठीक है, ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में दो चीजें नहीं आती है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं वो। ठीक है, एक वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जाहिर सी बात है, जो मैं सामान खरीद रहा हूं भले ही उस पर जीएसटी मुझे रिवर्स चार्ज में पे करना पड़े, लेकिन मैं ये थोड़ी कह दूंगा कि अच्छा जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा तो ये मेरी आउटपुट सप्लाई है। नहीं, मैंने सामान खरीदा है, ये मेरा परचेजेस है। मतलब दिस गोज बियॉन्ड मी कि सरकार को ये यहां पर एक्सप्लेन भी करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जो चीज मैं खरीद रहा हूं वो मेरे टर्नओवर में कैसे आ सकता है? टर्नओवर का तो बाय डेफिनेशन मतलब क्या होता है? सेल्स। तो जो मैं इनवर्ड सप्लाईज कर रहा हूं, जो मैं चीजें खरीद रहा हूं, भले ही उस पर जीएसटी मुझे पे करना पड़ रहा है रिवर्स चार्ज में, लेकिन वो मेरी आउटपुट लायबिलिटी थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो मेरे रिवर्स चार्ज में मैं पे कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी सप्लाई थोड़ी है, सेल्स थोड़ी है। दूसरा, सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो बेसिकली जो भी जीएसटी, जो भी आप सामान बेचते हो, अब ये भी अगेन कॉमन सेंस है। मैंने सपोज आपको सामान बेचा 100 रुपए का, उस पर 18% मैंने जीएसटी लगाया। मेरे को एक बात बताओ, ये 18 रुपए का जीएसटी जो मैंने आपसे कलेक्ट किया, क्या ये मेरी कमाई है? नहीं ना, ये तो मुझे सरकार को देना है। तो बस यही बोल रहे हैं कि जितना भी टैक्स वगैरह आप कलेक्ट करते हो ना, ये भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। तो हमें पता है ना ये बात। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब एकदम सिंपल सा हो गया, जितना भी माल आपने बेचा वो सब। दो चीजें एक्सक्लूडेड, ऑब्वियसली माल बेचते समय जो भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हो वो आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। और अगर आपने कोई चीज खरीदी है और उस पर आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना है तो इसको भी जीएसटी का, इसको भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। कॉमन सेंस वाली चीज है। अब सुनो, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होगा? तो aggregate turnover should include the value of supplies made by such person from 1st April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this act. ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस समझना। जब भी किसी बंदे की टोटल टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाती है तो उसको रजिस्टर करवाना होता है। ये 40 लाख की टर्नओवर गुड्स के सप्लायर्स के लिए है। सर्विस के सप्लायर्स के लिए ये लिमिट 20 लाख रुपए है। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सपोज मैंने इस साल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज मैंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2022 से। जब तक मेरा टर्नओवर 40 लाख पहुंच नहीं जाता तब तक तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, तब तक तो मुझे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लो मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो गया, मान लो मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो गया, अब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो जो एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन है उसमें वो पहले वाला 40 लाख इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ठीक है, उसमें वो पहले वाला 40 लाख इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो द आंसर इज किया जाएगा, ऑफ कोर्स किया जाएगा। आपने माल तो बेचा ही है ना, तो द आंसर इज वो किया जाएगा। ठीक, देखो, aggregate turnover should include the value of supplies made by such person from 1st April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration. तो जो शुरू का 40 लाख है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा, बट एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज अ कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं। अगर मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूं तो मैं बैंक को परमिशन दे रहा हूं कि वो मेरा पैसा यूज करे, और इस यूज के बदले बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है। तो इसको मान लिया जाता है कि मैं बैंक को सर्विस दे रहा हूं ऑफ मेकिंग ऑफ यूजिंग माई मनी। ठीक है, तो इसको ये माना जाता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इफ आई एम सप्लाइंग दिस सर्विस टू द बैंक कि आप मेरे पैसे को यूज करो और बदले में कंसिडरेशन के फॉर्म में मुझे इंटरेस्ट दो, तो इस पर भी जीएसटी लगेगा। तो क्या इसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में माना जाएगा? क्योंकि ये भी तो एक तरह की सप्लाई हो गई।
ठीक है, ये भी तो एक तरह की सप्लाई हो गई। तो यहां पर लॉ ने कहा कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो ऐसा हो भी जाता तो लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती। आप सोचो ना, लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है अगर ऐसा होता। तो हर इंसान बैंक में तो पैसा जमा करेगा ना, और उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोग बैंक में पैसा जमा करने से डरने लग जाएंगे, फिर तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि एग्रीगेट टर्नओवर में जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह आप कमाते हो, इंटरेस्ट से जो आपको इनकम आ रही है, वो वाला पैसा, इंटरेस्ट या डिस्काउंट से अगर आपको कोई इनकम आ रही है, तो उस पैसे को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, Mr. Nishten of Assam provides the following information for preceding financial year 22-23. You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition levy scheme and determine whether he is eligible for composition levy scheme or not for the financial year 23-24. Value of taxable outward supplies out of the above 10 lakh rupees were in the course of interstate transaction 50 लाख। तो अब यहां पर हम 50 लाख रुपीस को कंसिडर करेंगे या 10 लाख रुपीस माइनस करेंगे? ऑफ कोर्स पूरा का पूरा 50 लाख करेंगे, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर का सिंपल मतलब होता है सब कुछ, जितना आपने बेचा है, जितना भी बेचा है, वो सारी की सारी चीजें आपकी आएंगी। तो यहां पर पूरा का पूरा 50 लाख रुपीस आपका आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज विच इंक्लूड्स 30 लाख रुपीस रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये 70 लाख रुपीस है, लेकिन 30 लाख रुपीस किस लिए आपको मिला है? इंटरेस्ट के फॉर्म में मिला है। इसको एक्सक्लूड करेंगे तो 70 में से 30 जाएगा और 40 लाख रुपीस यहां पर ये आपका आ जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। 5 लाख रुपए का माल खरीदा है जिस पर टैक्स को रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो क्या इसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा, 5 लाख रुपए आ जाएगा। टोटल कितना आया? टोटल आया 95 लाख रुपीस। टोटल आया आपका 95 लाख रुपीस। ठीक है, अब देखो यहां पर भले ही आपका जो टोटल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, लेकिन क्या यहां पर कॉम्पोजिशन लेवी अलाउड हो पाएगी? इसको क्या इसको यहां पर कॉम्पोजिशन लेवी अलाउड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन भी किया है। ठीक है, तो इवन दो द एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़, बट फिर भी ये कॉम्पोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपीस जो है वो इंटर स्टेट इसने ट्रांजैक्शन किया है, तो इंटर स्टेट सेल अगर है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो फिर इंटर स्टेट सेल वालों को कॉम्पोजिशन लेवी नहीं अलाउड होती है। So even though Nishten's aggregate turnover is less than 1.5 crore rupees, he still won't be eligible for compensation scheme because he is making interstate supplies as well. As per section 10(2), an interstate supplier of goods cannot avail benefit of compensation scheme. ठीक है, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप लोग बुक से उसको देख सकते हो। ठीक है, टैक्स रेट्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी ली। तो मैन्युफैक्चरर्स पे 1% CGST एंड 1% SGST ऑन द टर्नओवर। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विसेज पे आर टैक्स्ड एट 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। अदर सप्लायर्स जो ट्रेडर्स होते हैं वो 0.5% और 0.5% देते हैं टैक्सेबल सप्लाईज पर, यानी ट्रेडर्स के लिए 1% लग जाता है। ठीक है, ट्रेडर्स के लिए 1% लग जाता है। ये एक्चुअली यहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको भी यहां पर 0.5% आएगा, 0.5% CGST एंड 0.5% SGST। ठीक है, ये 1% नहीं है, ये 0.5% है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स का भी 0.5% आता है, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स का 0.5%, यानी टोटल 1% GST, रेस्टोरेंट वालों का 5% GST। ठीक, आओ देखो ये वाला क्वेश्चन। टैक्स पेयर भोला राम इज अ ट्रेडर who has opted for composition levy of goods of both taxable and exempted goods exempt by way of a notification। ठीक है, तो इसने कॉम्पोजिशन और ये टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों बेचता है, अब इसने कॉम्पोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट किया हुआ है। It has one retail showroom A1 in Punjab and another retail showroom A2 in Rajasthan, both selling taxable as well as exempted goods। तो इसका एक शोरूम पंजाब में है, एक इसका राजस्थान में, दोनों टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों गुड्स को सेल करते हैं। Total turnover including taxable and exempted goods of the two showrooms in the last financial year was 115 lakhs। ठीक है, 85 lakhs plus 30 lakh rupees respectively। Turnover of showrooms A1 and A2 in the first quarter of the current financial year is 35 lakhs। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर अगर 115 लाख था, 115 लाख था, तो क्या यहां पर 115 लाख था, तो क्या यहां पर ये कॉम्पोजिशन लेवी के लिए एप्लीकेबल है? करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है? हाँ एलिजिबल है। टर्नओवर ऑफ शोरूम्स A1 and A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 35 लाख रुपीस। A1 का 15 lakhs, 5 lakhs फ्रॉम द सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड 10 lakhs फ्रॉम द सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स।
और A2 का 20 लाख है, जिसमें से 10 लाख सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स से है और 10 लाख जो है वो सेल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स है। कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) ऑफ द CGST एक्ट 2017 बाय भोलाराम। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। क्या है कि 85 लाख रुपीस टर्नओवर प्रीवियस ईयर में हुआ था, फर्स्ट क्वार्टर में 5 लाख रुपीस हो गया है। कॉम्पोजिशन लेवी बहुत आराम से चलेगी, इस 5 लाख रुपीस के ऊपर 1% का टैक्स लगा दो, 5,000 रुपीस। राजस्थान वाले में पिछले साल कितना था, 30 लाख रुपीस का था, इस साल कितना है फर्स्ट क्वार्टर में 10 लाख रुपीस है। ठीक है, तो इस पर 1% लगा दो। भाई जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर थोड़ी लगेगा टैक्स। ठीक है, आपने कहा कॉम्पोजिशन लेवी में हम 1% का टैक्स लगाते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पर ही तो लगाओगे। ठीक है, तो A1 के अंदर भले ही 15 लाख की सेल हुई, लेकिन इसमें टैक्सेबल गुड्स से तो सिर्फ 5 लाख की सेल हुई, तो टैक्सेबल कितना हुआ, टैक्सेबल टर्नओवर कितनी है 5 लाख, तो 5 लाख का 1%। सिमिलरली A2 में टैक्सेबल सेल कितनी हुई, 10 लाख की हुई, तो 10 लाख का 1%, ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो, a supplier other than manufacturer and restaurant service provider eligible for composition levy under section 10(1) and 10(2) has to pay tax at 1% CGST plus SGST of the turnover of only taxable supplies of goods or services in the state। ठीक है, जितनी भी एक स्टेट में आपने टैक्सेबल सप्लाईज किए हैं उसी के ऊपर आप गुड्स उसी के ऊपर आपको GST पे करना होगा। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर। रेस्ट्रिक्शन ऑन सप्लायर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, जिन लोगों ने 10(1) 10(2) के अंदर यानी गुड्स के लिए कॉम्पोजिशन लेवी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, जो लोग सप्लायर्स ऑफ गुड्स हैं और उन्होंने उसके लिए कॉम्पोजिशन लेवी के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्या वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं? थोड़ी बहुत। क्या वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं? थोड़ी बहुत। देखो, द कॉम्पोजिशन स्कीम इज प्राइमरली फॉर सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। हाउएवर, composition suppliers are allowed to provide services other than restaurant services up to a specified marginal value. The marginal value is either 10% of the turnover in state या union territory in the previous financial year or 5 lakh rupees, whichever is higher. तो या तो 10% of the turnover in state या फिर 5 lakh rupees, whichever is higher. आओ देखो सवाल। Subramaniam Enterprises has 2 registered places of business in Delhi. Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the places of business is 120 lakhs, यानी 1.5 से कम है, composition के लिए eligible है। It wishes to pay tax under composition levy under section 10(1) and 10(2) for one of the places of business for the current financial year while continuing paying under normal levy for other. ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। अगर आपने एक बार कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए लिया तो सबका कॉम्पोजिशन स्कीम ही होगा। अगर आपने अपने मल्टीपल बिजनेसेस में से किसी भी एक को नॉर्मल में कर लिया तो सब नॉर्मल में करना पड़ेगा। You are required to advise Subramanian Enterprises whether he can do so. तो देखो, a registered person with an aggregate turnover in a preceding financial year up to 1.5 crore rupees is eligible for composition levy under section 10(1) and 10(2) in Delhi. Since the aggregate turnover of the Subramanian Enterprises does not exceed 1.5 crores, it is eligible for composition levy in the current year. However, all registered persons having the same PAN have to opt for composition scheme. If one such registered person opts for normal scheme, others become ineligible for composition scheme. Thus, Subramanian Enterprises either have to opt for composition levy for both the places of business or under normal levy for both the places of business. ठीक है, अभी हम लोगों ने यहां पर बात की थी टर्नओवर इन स्टेट के बारे में। टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है ना, वही टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी भी होता है। आओ इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। Calculation of turnover. The turnover in a state or union territory is computed similarly to the calculation of aggregate turnover, where all supplies are included and certain deductions are made. Deductions कौन से हैं? When determining the turnover in a state or union territory, the following deductions are made. एक तो inward supply subject to reverse charge mechanism, वही जो aggregate turnover में माइनस किया था। दूसरा GST and cess, वही जो aggregate turnover में माइनस किया था। और तीसरा इंटरेस्ट और डिस्काउंट टर्नओवर, वही जो aggregate turnover में माइनस किया गया था। थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? तो इसका मैंने आपको बताया, अगर आप सर्विस के सप्लायर हो तो 20 लाख रुपीस का टर्नओवर जैसे ही क्रॉस होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और अगर आप गुड्स के सप्लायर हो तो आपको 40 लाख रुपीस के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये मैं आपको सिर्फ एक मोटा मोटी जानकारी दे रहा हूं, अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के रिविजन में बात करेंगे। ठीक है, तो अ सप्लायर ऑफ गुड्स बिकम लायबल फॉर GST रजिस्ट्रेशन व्हेन देयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख रुपीस। अब देखो, फर्स्ट ईयर एग्जेम्पशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के पहले साल में, if the supplier starts their business during the current financial year
and their turnover does not exceed 40 lakh rupees, they are not required to register for GST until their turnover surpasses the threshold. ठीक है, unless their turnover. मैं ना पहले आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या है. देखो, हमने एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बात की थी और एग्रीगेट टर्नओवर में बोला गया था कि अगर 1 अप्रैल से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, सपोज मेरा इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो जब तक मेरा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं करता तब तक तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. 40 क्रॉस करते ही मैं रजिस्ट्रेशन ले लूंगा. तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या ये पहले वाला 40 भी कैलकुलेट किया जाएगा? एग्रीगेट टर्नओवर क्यों देखना पड़ रहा है कि मैं कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हूं भी या नहीं. ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है ये पता करने के लिए कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं भी या नहीं. तो इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि पहले 40 लाख को भी मुझे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन मुझे जीएसटी किस पर पे करना है? मुझे जीएसटी किस पर पे करना है? तो मुझे जीएसटी पहले 40 लाख पर पे नहीं करना पड़ेगा. जो टर्नओवर इन स्टेट है ना, टर्नओवर इन स्टेट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर मुझे जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ता है. एग्रीगेट टर्नओवर से तो मुझे सिर्फ इतना पता चलता है कि मैं कॉम्पोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल हूं भी या नहीं. कॉम्पोजिशन लेवी के लिए मैं एलिजिबल हो गया, अब मुझे जीएसटी कौन सी वैल्यू पर पे करना है? ठीक है, अब मुझे जीएसटी कौन सी वाली वैल्यू पर पे करना है? तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा टर्नओवर इन स्टेट. अब मेरे को एक बात कॉमन सेंस से बताओ, अगर पहले 40 लाख पर भी जीएसटी लग रहा है तो किस बात का एग्जेम्पशन? ठीक है, बात यह है ना कि पहले 40 लाख तक आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो अगर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार आपसे बोले कि नहीं नहीं पहले 40 लाख पर भी जीएसटी पे करो, तो किस बात का एग्जेम्पशन? तब तो ये भी आपने ये 40 लाख की लिमिट ही क्यों रखी भाई? पहले से बोल देते कि भाई रजिस्टर कर लो और हर इंसान को जो भी सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा. पहले से ही बोल देते ना. ये वाली लिमिट क्यों रखी कि 40 लाख तक आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है? आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन मत करो और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ आप कह रहे हो पुराने 40 लाख पर भी जीएसटी पे कर दो. ये तो कोई सेंस नहीं बनती है. तो टर्नओवर इन स्टेट जब आप कैलकुलेट करते हो तो टर्नओवर इन स्टेट वो वाली वैल्यू होती है जिसके ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट करके पे करना होता है. तो टर्नओवर इन स्टेट में हम वो शुरू का 40 लाख कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक, यही दिया हुआ है. In the initial year of registration, if a supplier starts their business during the current financial year and their turnover does not exceed 40 lakh rupees, they are not required to register for GST until their turnover surpasses this threshold. तो जब तक 40 क्रॉस नहीं हो जाता तब तक रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है. 40 क्रॉस हो गया, अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत है. रजिस्ट्रेशन नॉर्मल में कराना है या कॉम्पोजिशन में कराना है, अब ये आपके पास चॉइस है. 1.5 करोड़ तक तो आप कॉम्पोजिशन में ले सकते हो, 40 लाख तक नो रजिस्ट्रेशन, 40 से 1.5 कॉम्पोजिशन, 1.5 के ऊपर नॉर्मल. कॉम्पोजिशन स्कीम एलिजिबिलिटी. तो when a supplier's turnover crosses 40 lakh rupees and they become liable for GST registration, they may opt for composition scheme if their turnover remains below 1.5 crores या 75 lakh rupees based on the state in which they are registered. Tax liability calculation example सुनो. Suppose a supplier's total turnover within a state during a financial year amounts to 1 crore rupees. If they are eligible for composition scheme, they will be liable to pay tax only on 60 lakh rupees. 60 lakhs कहां से आया? 1 करोड़ माइनस 40 लाख, पहले का 40 लाख हटा दो, and not the entire 1 crore rupees. ठीक. Exemption from turnover calculation. So the turnover in state or union territory does not include the value of supplies made by the person from 1st April of a financial year until the date they become liable for GST registration under this act. वही मैंने आपको बताया. ठीक है. और दूसरा, exempt supplies of service when those supplies involve extending deposits, loans or advances provided that the consideration for these services is represented by way of interest or discount. तो मैंने आपको वही बताया कि टर्नओवर इन स्टेट के अंदर पहले 40 लाख को कंसिडर नहीं किया जाएगा. The exemption from turnover calculation for first year of registration up to 40 lakh rupees is applicable only during the initial year. ठीक है, एक साल में आप रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो अगले साल से 1 रुपए पर भी, 1 रुपए के टर्नओवर पर भी आपको जीएसटी पे करना होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर की एग्जेम्पशन लिमिट है. सब्सिक्वेंट ईयर्स में, इन सब्सिक्वेंट ईयर्स अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन देयर टर्नओवर फ्रॉम द फर्स्ट रुपी इवन इफ इट्स बिलो 40 लाख रुपीज. ठीक है, अब अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस कर गया तो क्या होगा? तो 75 लाख या 1.5 करोड़, चलो 1.5 करोड़ तक की बात करते हैं. तो
तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया तो क्या होगा, 1.5 करोड़ रुपीस तक के टर्नओवर पर तो आपको कॉम्पोजिशन लेवी में जीएसटी पे करना होगा, और 1.5 करोड़ के ऊपर आपको नॉर्मल स्कीम में जीएसटी पे करना होगा। ठीक, Once the turnover exceeds 1.5 crores या 75 lakhs, participants must register under normal scheme and pay GST at regular rates. In the first year of extending this limit, they can still pay composition rates on the first 1.5 crores या 75 lakhs. तो पहले साल में आप 1.5 करोड़ पर जीएसटी पे कर सकते हो, उसके ऊपर आपको 1.5 करोड़ तक आप जीएसटी पे कर सकते हो कॉम्पोजिशन लेवी पर, उसके ऊपर आपको नॉर्मल स्कीम में करना होगा। और एक बार आप नॉर्मल स्कीम में आ गए, तो आगे आने वाले हर साल में आपको 1 रुपए की सेल पर भी नॉर्मल स्कीम में जीएसटी पे करना होगा। राइट, देखो, मिस्टर निश्टेन ओपन अ रिटेल शॉप, आपकी दुकान, इन जनता मार्केट जयपुर राजस्थान ऑन 1 अप्रैल 2022। He opted to pay tax under section 10(1) of the CGST Act 2017 in the said financial year। मतलब composition scheme, नया बिजनेस स्टार्ट किया है। The aggregate turnover of the retail shop for the quarter ending 30th June 2022 was 40 लाख रुपीस। मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने की सेल्स जो थी वो 40 लाख थी। क्या मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हूं? क्या मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है अप्रैल में जून में? नहीं। क्या मुझे एक भी पैसा जीएसटी पे करना है? नहीं। लेकिन 30 जून को जब 40 लाख क्रॉस हो गया तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में जाऊंगा क्योंकि 1.5 करोड़ से तो अभी भी कम है। Further, for the first half year ending 30th September 22, the turnover reached 85 lakhs। ठीक है, तो हाफ ईयर यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पहले 6 महीने में 85 लाख रुपीस की सेल हो गई। 40 लाख तक मेरे को एक भी पैसा जीएसटी पे नहीं करना है, और 40 के ऊपर जो 45 लाख रुपीस की सेल हुई है उस पर मुझे 1% के रेट से जीएसटी पे करना होगा कॉम्पोजिशन स्कीम में। आपकी दुकान रिकॉर्डेड अ रैपिड ग्रोथ एंड टर्नओवर रीच्ड 150 लाख रुपीस बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2022। तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फर्स्ट अप्रैल से 31 दिसंबर तक आपका टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 1 करोड़ 50 लाख रुपीस, 1.5 करोड़ हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी अप्रैल में जून में कितना? 40, जून जुलाई अगस्त सितंबर में कितना? 45, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कितना? 150 माइनस 85, जितना भी आया आपका, इस पर भी 1% के रेट से जीएसटी पे करना है। एंड 165 लाख बाय द एंड ऑफ जनवरी 23 होना चाहिए, जनवरी 23। ठीक है, 165 लाख बाय द एंड ऑफ जनवरी 23। जनवरी 2023 तक भाई साहब ये टर्नओवर बढ़कर हो गया 165 लाख, यानी 1.5 के ऊपर 15 लाख रुपए की और सेल हुई। दिसंबर तक तो 1.5 करोड़ की सेल थी। ठीक है, जनवरी तक 1 करोड़ 65 लाख की सेल हो गई। दिसंबर तक 1 करोड़ 50 लाख की सेल थी। जनवरी तक 1 करोड़ 65 लाख की सेल हो गई। 15 लाख रुपीस की सेल और बढ़ गई। इस एडिशनल 15 लाख की सेल पर आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी पे करना होगा 12% के रेट से। Determine the total tax liability of आपकी दुकान. Mr. Nishtan has duly complied with the provisions of GST laws. Normal rate of tax in respect of goods shop is 12%. तो ये यहां पर आपको दिया हुआ है, देखो आप। फर्स्ट क्वार्टर टोटल सेल आपकी क्यूमुलेटिव टर्नओवर आपका 40 लाख का था, तो इस पीरियड में 40 लाख का था, यहां पर कुछ भी आपको टैक्स नहीं पे करना। फिर सेकेंड क्वार्टर क्यूमुलेटिव टर्नओवर आपका 85 लाख रुपीस का हो गया था, तो 45 लाख रुपीस पर आपको 1% के रेट से जीएसटी पे करना होगा। फिर दिसंबर तक 1 करोड़ 50 लाख की सेल हुई, तो 65 लाख रुपीस की एडिशनल सेल्स हुई, इस पर 1% के रेट से आपको करना होगा। यहां 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया, तो 165 यहां पर जो हुआ, इसमें 15 लाख रुपीस की जो एडिशनल सेल्स हुई उस पर 12% के रेट से जीएसटी पे करना होगा, और ये आपका आ जाएगा टोटल जीएसटी लायबिलिटी आपकी 2,90,000 रुपीस की आ जाएगी। पर्सन्स नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कौन कौन से हैं? सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा अगर कोई सप्लाई है तो वो 10(1) 10(2) में, अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2), तो वो 10(1) और 10(2) में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो होगा लेकिन वो 10(2)A में होगा। ठीक है, तो 10(1) और 10(2) में कौन कौन एलिजिबल नहीं है? रेस्टोरेंट के अलावा अगर कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो। दूसरा, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट, तो अगर वो टैक्सेबल ही नहीं है तो नहीं। एन इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो इंटर स्टेट वाला भी कॉम्पोजिशन सप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है। पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज टू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 52 आप सीए फाइनल में पढ़ोगे।
सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, May 24 वाले इंटरमीडिएट में ही पढ़ोगे। ठीक है, May 2024 वाले इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, क्योंकि न्यू सिलेबस में ये चीज अब इंटरमीडिएट में आ चुकी है, लेकिन नवंबर 23 में इंटरमीडिएट में नहीं है, आप फाइनल में पढ़ोगे। ठीक, तो पर्संस सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ, अगर कोई ईसीओ टीसीएस लेने के लायबल है सेक्शन 52 में, तो भी वो कॉम्पोजिशन, तो और आप उसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स, अगर आप इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप जीएसटी में, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आप इनमें भी, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो जहां पर प्रोवाइड कर रहा है अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स, वहां पर वो परमानेंटली रजिस्टर्ड नहीं है, दैट इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो इंडिया में आकर अगर अपने गुड्स वगैरह बेच रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो जाता है। इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर ये गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप सॉरी, अगर आप ये गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्या? आइसक्रीम एंड एनी अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, all goods that is tobacco and manufactured tobacco substitutes, fly ash bricks or fly ash aggregate, fly ash blocks, bricks of fossil meals or similar siliceous earths, building bricks या earthen और roofing tiles। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत आराम से मैंने इसको आपको याद करवाया था। ठीक है, बहुत आराम से इसको याद करवाया था। क्या? इमेजिन करो एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब अगर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ईंट लगेगी, ठीक है, धरती पर, और ऊपर छत पर टाइल्स लगेंगे। ये ब्रिक्स जो है वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, ये सारी की सारी आपके पास ब्रिक्स आ गई। ठीक है, तो ब्रिक्स में आपके पास 3 टाइप की ब्रिक्स आ गई, ब्रिक्स में आपके पास 3 टाइप की ब्रिक्स आ गई। एक तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स आ गई, अब जो भी होता हो, ये ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स वगैरह आ गई, सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स वाली ब्रिक्स आ गई, और बिल्डिंग ब्रिक्स आ गई। 3 टाइप की ब्रिक्स आ गई, और जमीन पर और छत पर टाइल्स लगाने के लिए टाइल्स आ गई। ठीक है, मकान बनाने वाले मजदूर पान मसाला चबाएंगे और बीच बीच में फ्रेश एयर लेने जाएंगे, तो वो बीड़ी वगैरह फूकने जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में फ्रेश एयर के लिए जाएंगे, फ्रेश एयर में ये लोग क्या करेंगे? बीड़ी फूकेंगे। तो मजदूर जो है वो पान मसाला चबाएंगे, बीड़ी फूकेंगे। बिल्डिंग बनने के बाद वहां पर अमीर लोग रहेंगे, अमीर लोग पान मसाला बीड़ी वगैरह ये सब नहीं करते, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। एरिएटेड वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, फ्रेश लाइम सोडा, ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये लोग फ्रेश लाइम सोडा और ये वो करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर है, मतलब इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) के लिए एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, 3 टाइप की ब्रिक्स हो गई आपकी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गई, फॉसिल मील्स वाली ब्रिक्स हो गई, और बिल्डिंग ब्रिक्स हो गई, और टाइल्स हो गए आपके धरती, वो फ्लोर पर लगाने वाले, रूफ पर लगाने वाले। जो मजदूर है वो पान मसाला और तंबाकू, ये दोनों चीजें कंज्यूम करेंगे, और जो लोग वहां पर रहेंगे वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब देखो, a composition supplier cannot collect tax from its customers, therefore he cannot issue a tax invoice। सीधी बात है, a composition supplier cannot avail input tax credit। ठीक है, if the proper officer has reasons to believe that a supplier is paying tax under composition scheme despite being ineligible, he may impose fines and penalties as per the provisions of the law। तो अगर आप composition scheme के लिए eligible नहीं हो, फिर भी आप composition scheme में पेमेंट कर रहे हो, और ऑफिसर को पता चल गया, जीएसटी के ऑफिसर को पता चल गया, तो आप पर फाइन्स वगैरह लगा देगा। The option of payment tax under composition scheme is not available for any tax payable under reverse charge mechanism। ठीक है, तो अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे कर रहे हो तो आपको फुल रेट से ही पेमेंट करना होगा। आप ये नहीं कह सकते अरे मैं तो कॉम्पोजिशन वाला हूं तो रिवर्स चार्ज पे भी मैं कम रेट से जीएसटी पे करूंगा। रेट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सप्लाइज टैक्सेबल अंडर आरसीएम विल बी रेगुलर रेट्स एंड नॉट द कॉम्पोजिशन रेट्स। ठीक है, customers who purchase goods from composite suppliers cannot claim input tax credit of the tax paid by them because ITC can be availed only when you receive a tax invoice. Since composite suppliers cannot issue a tax invoice, the customer won't have the tax invoice and hence won't be able to take credit for the input tax credit। मतलब अगर मैं composition supplier हूं, अगर मैं composition supplier हूं, तो मैं अगर किसी को सप्लाई करूंगा, मतलब कोई मुझसे माल खरीदेगा, तो मैं उसको टैक्स इनवॉइस तो दे नहीं पाऊंगा, तो वो मेरे को जो भी जीएसटी पे करेगा उसका आईटीसी नहीं ले पाएगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल है सर अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो तो आप जीएसटी लोगे ही क्यों? जीएसटी लिया जाता है। जो भी छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, ठीक है, जिनका साल भर का
टर्नओवर 40 लाख नहीं होता। आपके घर के बगल की दुकान, उसका साल भर का टर्नओवर 40 लाख का नहीं होगा, लेकिन वो आपको चिप्स बेच रहा है, वो आपको बिस्किट्स बेच रहा है। चिप्स और बिस्किट्स के अंदर भी तो जीएसटी इंक्लूडेड होता है। इट्स जस्ट वो उनका आउटपुट लायबिलिटी से इनपुट लायबिलिटी को माइनस नहीं कर सकता। ठीक है, आप जो हो, आप एक इनएलिजिबल, मतलब आप एक नॉर्मल दुकानदार से जब चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो उस चिप्स के पैकेट की जो एमआरपी होती है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसके अंदर जीएसटी का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसके अंदर जीएसटी का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो अगर मैं किसी एक रजिस्टर्ड बंदे से चिप्स वगैरह खरीदता हूं तो उस पर जो भी मैंने जीएसटी पे किया मैं उसका इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से वो खरीदता हूं, अनरजिस्टर्ड बंदे से या कॉम्पोजिशन सप्लायर से मैं खरीदता हूं चिप्स, तो इस चिप्स पे जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस चिप्स पर जो मैंने जीएसटी दिया है उसका आईटीसी नहीं आएगा, उसका आईटीसी नहीं आएगा। ठीक है, कभी आप देखना एमआरपी जो होती है, एमआरपी जो होती है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होती है और बिल के अंदर अलग अलग लिखा रहता है कि ये इतने का है उस पे इतना जीएसटी, ये इतने का है उस पे इतना जीएसटी। ठीक है, आओ कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 10(2)(a) प्रोवाइड्स फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज। मैं आपको एक जिस्ट बता देता हूं, 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, 50 लाख तक, 50 लाख के टर्नओवर तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हो और 6% के रेट से आपको जीएसटी पे करना होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सर्विस के केस में क्या होता है, 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। गुड्स के केस में 1.5 करोड़ की लिमिट थी फॉर कॉम्पोजिशन, यहां पर 50 लाख की लिमिट है, मतलब 50 लाख से अगर कम आपका टर्नओवर है तो यू आर अलाउड फॉर कॉम्पोजिशन। रेट ऑफ जीएसटी क्या है, रेट ऑफ जीएसटी इज 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। A supplier of service other than a restaurant services may opt for a composition scheme if his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakh rupees. Supplier of service under composition scheme have to pay tax at 6%. Rest, everything is the same as it is for supplier of goods. A supplier of service need not get himself registered if the aggregate turnover is less than or equal to 20 lakh rupees. तो जो भी मैंने बोला वो यहां पर आपका आ चुका है। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो कि बहुत आराम से आप लोग देखो, मतलब अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो इस वाले क्वेश्चन से वही जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपकी दुकान वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा कि 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना, आपको जीएसटी पे नहीं करना। 20 लाख से 50 लाख तक आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे और आप कॉम्पोजिशन लेवी में 6% के रेट से जीएसटी पे करोगे। 50 लाख के ऊपर जो भी आपका टर्नओवर होगा उस पर आपको नॉर्मल 18% या 12% जो भी रेट होगा उस रेट से आपको जीएसटी पे करना होगा। ठीक है, let's quickly look at this question. Chanchal started providing beauty and grooming services and inaugurated Care and Care Beauty Center in Janakpuri, Delhi on 1st April 2022. She opted to pay tax under section 10(2)(a) of the CGST Act 2017 in the said financial year. Aggregate turnover of Care and Care Beauty Center for the quarter ending 30th June 22 was 20 lakh rupees. ठीक है, तो जून 22 का जो क्वार्टर था, मतलब 30th जून तक इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितनी है, 20 लाख रुपीस तक की है, नो जीएसटी। Further, for first half year ending 30th September 2022, the turnover reached 50 lakh rupees. तो अभी 20 से बढ़कर 50 हो गई, मतलब 30 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टर्नओवर हो गया। इस 30 लाख रुपए पर 6% के रेट से कॉम्पोजिशन स्कीम पे जीएसटी पे किया जाएगा। Care and Care Beauty Center recorded a rapid growth and the turnover reached 70 lakh rupees by the end of October. 50 के ऊपर 70, 20 लाख रुपए पर 18% के रेट से जीएसटी लग जाएगा। Determine the total tax liability of Care and Care Beauty Center by the end of October 22. Care and Care Beauty Center wishes to opt for composition scheme under section 10(1) from the next financial year. क्या कर सकती है? No. केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर है, ब्यूटी सेंटर, क्या ये रेस्टोरेंट सर्विस है? नहीं। तो क्या ये सेक्शन 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है? नहीं। भले ही इसका टर्नओवर 1.5 से कम हो, लेकिन 10(1) और 10(2) रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा किसी और सर्विस के लिए नहीं है। तो क्या ये चंचल जो है केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर को अगले साल से 10(1) के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए रजिस्टर करवा सकती है? नहीं। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो ये आपका आ गया यहां पर। तो आप लोग देखो 20 लाख तक कुछ नहीं, 30 लाख पर 6% और बचे हुए 20 लाख पर 18%। अब सुनो, नो, Care and Care Beauty Center cannot opt for composition scheme under section 10(1) from the next financial year. Fundamentally, the composition scheme can be availed in respect of goods and only one service, namely restaurant service.
as regards services other than restaurant services are concerned, only marginal supply of such services for specified value along with supply of goods or restaurant services as the case may be is permitted under section 10(1) of the CGST Act. वो अभी हम लोगों ने देखा ना 10% of the turnover or 5 lakh rupees whichever is higher. ठीक है, therefore a person engaged exclusively in supply of services other than restaurant services is not eligible to opt for compensation scheme. ठीक है, अब कुछ कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कॉम्पोजिशन लेवी के लिए, तो उसके लिए देखो क्या क्या कंडीशंस हैं. He was not engaged in the manufacture of goods as notified under section 10(2)(e), that is during the preceding year. तो वो जो ineligible manufacturers है tobacco, पान मसाला, आइसक्रीम, ब्रिक्स, टाइल्स वगैरह. He shall pay tax under section 9394 reverse charge on inward supply of goods or services or both. तो कॉम्पोजिशन सप्लायर को भी रिवर्स चार्ज पर टैक्स पे करना पड़ेगा 9394 में. He is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person. तो casual taxable person और non-resident taxable person को composition scheme की eligibility नहीं मिलती है. He shall mention the words composition taxable person not eligible to collect tax on supplies. तो इसकी जो भी ये बिल रेस करेगा उस बिल पर इसको ये फ्रेज लिखना पड़ेगा, composition taxable person not eligible to collect tax on supplies, at the top of the bill of supply issued by him, and he shall mention the words composition taxable person on every notice or signboard displayed at the prominent place at his principal place of business and at every additional places of business. तो इसको अपने हर बिजनेस वाले ऑफिस के ऊपर composition taxable person लिखना पड़ेगा. Further, where goods held in stock by him are liable to pay tax under reverse charge under section 9(4), the tax thereon has been paid under reverse charge under section 9(4). ठीक है, तो 9(4) में इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा. दूसरा, इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी. आप कैसे कब इंटीमेट करोगे प्रॉपर अथॉरिटीज को कि आप कॉम्पोजिशन लेवी में जा रहे हो? तो अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एप्लीकेशन के समय पर ही आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको नॉर्मल स्कीम में अप्लाई करना है या आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करना है. तो अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, दिस टाइम बीइंग एनी टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो और वहां पर ही आप मेंशन कर सकते हो कि आपको कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई करना है या नॉर्मल के लिए करना है. एंड कॉम्पोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट फ्रॉम व्हिच द रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव. लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और अब आपको कॉम्पोजिशन में जाना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और अब आपको कॉम्पोजिशन में जाना है, तो आपको कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई करना होगा एंड दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द 1st April ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. A registered person can opt for a composition scheme from the beginning of any financial year and composition levy shall be effective from the beginning of the said financial year. मतलब 21-22 में सपोज आपने कहा कि मेरे को 22-23 में कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई करना है, 22-23 में मेरे को कॉम्पोजिशन में जाना है, तो 22-23 1 April 2022 से कॉम्पोजिशन में आप एलिजिबल हो जाओगे. इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है? जब तक आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर जाती या जब तक आप खुद नहीं कहते कि अब मेरे को कॉम्पोजिशन से हटकर नॉर्मल में आना है. The composition levy scheme under GST allows small taxpayers to pay tax at a reduced rate. Here's an overview of the withdrawal process. Withdrawal process का मतलब होता है कि now you're no longer part of the composition scheme. Number 1, withdrawal due to ineligibility. If a taxpayer's turnover exceeds the specified limit, they must switch to regular GST scheme. Taxpayers need to issue tax invoices for their supplies and notify the authorities within 7 days. ठीक है, तो अब आपको 7 दिन के अंदर अंदर अथॉरिटीज को नोटिफाई करना पड़ेगा कि अब हम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए नहीं रहे, और जैसे ही आप कॉम्पोजिशन से बाहर जाओगे आपको टैक्स इनवॉइसेस इशू करनी पड़ेंगी. द विथड्रॉल डेट कैन नॉट बी अर्लियर देन द फाइनेंशियल ईयर्स स्टार्ट. ठीक. दूसरा, वॉलंटरी विथड्रॉल. टैक्सपेयर्स कैन voluntarily exit the composition levy scheme. They must apply for withdrawal and specify the effective date. The withdrawal cannot be earlier than the financial year's start. फिर denial by tax authorities. तो tax authorities can deny composition levy if a taxpayer isn't eligible or violates GST rules. अगर आपने violation किया तो tax authorities खुद कह देंगे कि आप composition के लायक नहीं हो. The effective date of denial is determined by the authorities but cannot be earlier than the violation date. Stock reporting. In all the withdrawal scenarios, taxpayers must report their remaining stock within 30 days. तो ये आपको report करना होगा and इसी के साथ हमारा composition levy भी खत्म हो जाता है. इसी के साथ हमारा कॉम्पोजिशन लेवी भी खत्म हो जाता है. तो आज हमने जीएसटी के 2 और चैप्टर्स कर लिए हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी और कॉम्पोजिशन लेवी. थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए. May 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए
एकाग्रता पर फ्लैट 40% का ऑफ चल रहा है एकाग्रता.co.in पर। और नवंबर 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए अगेन हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये बुक्स परचेज करके इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस की आप लोग यहां पर प्रैक्टिस करो। बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहां पर आपको जीएसटी की बुक में भी मिल जाएंगे और इनकम टैक्स की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। यू कैन परचेज दीज बुक्स फ्रॉम माय वेबसाइट www.kumarnishant.com। थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। बाय बाय।